ऑल राइट. सो अनुज जी, इट्स बिन 80 years, राइट? 80 साल हो गए टिल ऑफिशियल पासिंग ऑफ नेताजी बोस. टेल मी, आई विल टेल यू वन थिंग कि जैसे आई केयर बिकॉज आई केयर अबाउट हिस्ट्री, राइट? आई रियली फील कि एक कोई अगर एक कंट्री है, दे नीड टू हैव कॉमन शेयर ऑफ हिस्ट्री, राइट? दे शुड हैव सिमिलर हीरोज, सिमिलर विलन्स, सो टू स्पीक, राइट? वो केस के बारे में मतलब आई केयर कि वाई आई गेट वाई यू केयर, आई ऑल्सो गेट कि मुझे क्यों फर्क पड़ता है. बट लेट्स से कि जो नॉर्मल लोग हैं हु आर नॉट इनटू दिस, वाई उन्होंने केयर करना चाहिए नेताजी की डेथ के बारे में एंड एवरीथिंग अराउंड इट आज के पहली चीज तो आपने खुद बोल दी ना कि ट्रुथ. हाँ हमारा तो देश ही दुनिया में इकलौता देश है जो सच पे बना हुआ है, सत्यमेव जयते. हाँ तो यहाँ तो ये हालत है कि छोटा मोटा भी अगर कोई आदमी मर्डर मिस्ट्री हो जाती है हाँ तो हम लोग पहाड़ खोद देते हैं उसके लिए. तो जब ये दूसरी बातें आती है तो कहते हैं साहब सच्चाई सामने आनी चाहिए ना, ट्रुथ होना चाहिए. अगर किसी ने 5 रुपए की जेब काटी है, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी गवाही होनी चाहिए, सब कुछ करेक्ट होना है. चाहिए. हाँ तो हम सुभाष बोस वालों ने क्या पाप किए? सही बात है. आप दुनिया भर की चीज़ों में इंक्वायरी करना चाहते हो, आपको बड़ी टेंशन है. किसी दिन भी आप अखबार उठा के देखिए, हम जब से पैदा हुए हैं कि दुनिया जहान भर की जो डेथ मिस्ट्रीज हैं दूसरी कंट्रीज में, कि भाई हाँ कैनेडी को हाँ क्या हुआ था, हाँ वो हाँ तूतनखामन के कब्र में से क्या निकला था, वो सारों में लोगों को बहुत इंटरेस्ट हाँ है हमारे इतिहासकारों को, करेक्ट. कि कौन किसने मारा. जनरल जियाउल हक को कैसे मारा, उस पर भी यहाँ पे खबरें में खबर आ रही है. डॉक्यूमेंट्री से. हाँ हाँ हमारे भारत में लोग देख रहे हैं उसको. तो अगर आपको जनरल जिया की डेथ में आपको इंटरेस्ट है, तो हम लोगों ने क्या पाप किया सुभाष चंद्र बोस सही के बात है. सपोर्टर्स? करेक्ट. तो ये सभी दुनिया में जो जो यूनिवर्सल ये है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनकी डेथ को लेके मिस्ट्री है पूरी दुनिया में, कोई भी कंट्री क्यों ना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी भी बड़े आदमी की अगर डेथ पे कोई डाउट है, वहाँ इंक्वायरी होती है, वहाँ लोग सवाल पूछते हैं. अमेरिका में कैनेडी का केस आज तक 63 में कैनेडी को मारा था, अभी तक वो केस अभी चल ट्रम्प रहा है. ट्रम्प ने अभी तक हाँ उसके डॉक्यूमेंट रिलीज कराए हैं, थोड़े बहुत बचे हुए. करेक्ट. हाँ हाँ तो ये दुनिया में होता है, हम कोई नई चीज़ नहीं कर रहे. सच्चाई बाहर आनी चाहिए. और जिन हम लोग की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सुभाष बोस की बात कर रहे हैं, उस आदमी के होने ना होने से पूरे देश की दशा बदल गई. अगर वो आदमी होता तो शायद लाखों लोग नहीं मारे जाते. अगर वो आदमी होता तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे कैसे? रहा हूँ, हाँ मतलब हाँ उसका वो पूरा देश को चलाने वाला था ना. वो कोई आप मेरे जैसा आदमी तो था नहीं, छोटा करेक्ट मोटा करेक्ट पॉडकास्ट तो नहीं करता था ना, हाँ वो तो पूरा देश चलाते थे. ऑफ कोर्स. तो जैसे नारायण मूर्ति जी का स्टेटमेंट है ना कि अगर सुभाष चंद्र बोस जीवित होते और देश की कमान उनके हाथ में होती तो हम लोग चाइना की तरह आज तरक्की कर चुके होते. अच्छा, तो ये किस बिग स्टेटमेंट. ऑर्डनरी लोग नहीं है ना. उनके जैसे मैं ऑर्डनरी आदमी, मेरे होने ना होने से किसी को फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग हैं, जिनके होने ना होने से पूरे देश की दशा बदल जाती है. तो एक तो वो है कि इतना बड़ा आदमी, ऊपर से देश के लिए कितना कंट्रीब्यूशन, सच्चाई बाहर आनी चाहिए. हाँ हाँ और दूसरा ये कि सरकार ने जानबूझ के केस को दबाया है. और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये केस रहा है लगातार. आप जिसको बोल रहे हो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है कि जो आप फोर्स दोगे उल्टी फोर्स आपको करेक्ट पड़ेगी. करेक्ट तो करेक्ट. सरकार ने जानबूझ के इस केस को दबाया, बट नहीं दब रही और है. लेकिन ये दबा नहीं. सो व्हाट्स द केस? टेल मी कि एक ऑफिशियल, जस्ट ब्रीफली, राइट, व्हाट्स द ऑफिशियल स्टोरी जो हम सबको पढ़ाया जाता है बचपन में, और जिसको ज़्यादातर इतिहासकार सपोर्ट करते हैं. इतिहासकार का एक बात ध्यान में रखिए, इतिहासकार जो है गवर्नमेंट के नौकर होते हैं. मुझे अगर भैया ज़्यादातर इतिहासकार तो नौकरी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर. करेक्ट. मैं वहाँ बैठ के अगर गवर्नमेंट के या किसी इकोसिस्टम के खिलाफ बोलूँगा तो मैं तो मारा जाऊंगा ना. योर अगर जॉब मैं विल बी डन. जॉब को छोड़िए, जॉब के अलावा और भी आपके एवेन्यूज़ होते हैं कि अगर मैं सिस्टम के फेवर में बोलूँगा तो मुझे इंग्लैंड अमेरिका जाने की मुझे परमिशंस मिलेंगी मेरे को. और घूम फिर के सबको वहीं जाना, कि मैं प्रोफेसरों को जाना है, उनके बच्चों को जाना है, सबको जाना है. तो कोई पंगा लेना चाहता नहीं. तो आप अनलेस अनटिल अपने किसी इकोसिस्टम की बैकिंग ना मिले, इतिहासकार वही बोलेंगे जो सिस्टम बोल रहा है, क्योंकि उनको उन्हीं की रोटी खानी है. करेक्ट. तो जो गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल वर्जन था, जो हमको पढ़ाया गया, ये बोलते हैं कि एक प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान, जिसको आजकल कहते हैं, ताइपेई शहर के अंदर. और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के एकदम बाद की बात है. 15 अगस्त को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, 18 अगस्त को सुभाष चंद्र बोस का प्लेन क्रैश में देहांत हो जाता है. ठीक है. अच्छा. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वर्जन है, और इस ऑफिशियल वर्जन को लोग नहीं मानते हैं. दुनिया में बहुत अजीब अजीब किस्म के, मतलब देखिए ऐसा होता है कि इट्स वेरी नेचुरल कि कोई भी, मान लीजिए कि सडनली कोई मर जाए, घर का भी कोई सडन डेथ है, लोगों में डाउट, क्यूरियोसिटी होती है क्या हुआ एकदम से, कैसे तो चलता फिरता आदमी मर गया. तो अब कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति जो देश के लिए इंपॉर्टेंट हो, अगर किसी भी देश में, ना केवल भारत की बात नहीं कर रहा, विदेश की बात, एकदम सडनली मर जाए, गायब हो जाए, तो ऑब्वियसली उसमें लोग सवाल पूछेंगे. दिलचस्पी और अगर सवाल के आंसर नहीं मिलेंगे तो लोग कंस्पिरेसी थ्योरियां फ्लोट करना शुरू कर देंगे. उसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं. जैसे अमेरिका में
कैनेडी वाला केस है। मुझे एक नाम भूल गया, ऑस्ट्रेलिया का एक प्राइम मिनिस्टर जो है गायब हो गया था, उसका आज तक पता नहीं चला कहाँ गया, समुद्र में अच्छा। गए गायब हो गए। लोग कहते हैं उठा के ले गए उनको चाइनीज़। हम्म। और ऐसे हर कंट्री में, जियाउल हक का नाम देखिए पाकिस्तान में, जियाउल मेरे ख्याल जियाउल हक की मेरे ख्याल से डेथ की डेट भी 18 अगस्त के आसपास ही है, सुभाष बोस वाली उसी मतलब, अच्छा, लेकिन वो वही टाइम पे। हाँ साल कुछ और सो है। आप बोल रहे थे कि वर्ल्ड वॉर एंड होने से एक मंथ पहले। एक नहीं वर्ल्ड का खत्म होने की बात, तो बात। उसमें उसमें ये था कि ये दुनिया में ये जितने इस तरह के केस हैं, भारत हम्म। में तो बहुत सारे हैं, लाल बहादुर शास्त्री का केस है, उसका भी हाँ हाँ पॉडकास्ट आप करना, मैं हाँ, उसको वो भी तो मतलब अलग अलग पॉडकास्ट है, अलग से। पॉडकास्ट है। हाँ। शास्त्री जी का केस है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, दीनदयाल उपाध्याय की है, अ, और आपकी ये राम मनोहर लोहिया का भी है, लोगों को पता नहीं है। कुछ लोगों ने भाभा का नाम भी लेना शुरू कर दिया कि यहाँ बहुत से लोगों की डेथ मिस्ट्री है। हम्म। लेकिन आप जितनी ये डेथ मिस्ट्रीज को उठाएंगे पूरी दुनिया में, सिर्फ 2 ही एक ऐसे केसेस हैं कि जहाँ पे सरकारें जो मर्जी बोले लेकिन लोग उस बातों को नहीं मानते। हम्म। एक अमेरिका में कैनेडी केस की गवर्नमेंट का वर्जन है कि उसको मारने वाला एक आदमी था, हाँ हाँ, सिंगल विच इज ऑसवाल्ड हार्वी, और उसने मारा था। करेक्ट। अमेरिकन पब्लिक ने उसको नहीं माना आज तक, ठीक है। और दूसरा ये सुभाष चंद्र बोस का, तो हम्म। यहाँ भी जो गवर्नमेंट बोलती है पब्लिक उसको नहीं मानती है। तो व्हाट्स द आई नैरेटिव? कम टू दैट हाँ। थिंग उसमें, लेकिन उसमें एडवांटेज उसमें ये है कि इवन कैनेडी वाले केस में 2 इंक्वायरी हुई हैं। हम्म। सुभाष चंद्र बोस वाला केस इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है कि इसके ऊपर मल्टीपल इंक्वायरीज हुई हैं, हम्म। ना केवल देश में, विदेश के अंदर। अच्छा। कमीशन बन गए, कमेटी बन गई। पूरी दुनिया में ऐसा कोई केस आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको जो भी बता रहा हूँ हम्म। उसके पीछे मेरे पास में ना केवल मैंने जिंदे लोगों से बात करी है जो जिस केस के बारे में जानते थे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे वो फॉर्मर आईबी डायरेक्टर रहे हों, या कोई पुलिस वाला रहा हो, या कोई सुभाष बोस के साथी रहे हों, सुभाष बोस की फैमिली के लोग हों, उनकी लड़की हों, उन सब से मैंने बात की हुई है, सब लोगों से जिनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस केस की नॉलेज है। उसके अलावा मैंने आपको बोला कि उसके ऊपर बहुत सी इंक्वायरियाँ हुई हैं। इंक्वायरियों के सामने लोग ऑन ओथ डिपोजिशन देते हैं, हम्म। तो अपोजिशन के पास कॉपीज पड़ी हैं कि अच्छा। आपने क्या बोला। हाँ हाँ हाँ। तो रिकॉर्ड है, और रिकॉर्ड एक नहीं है, हज़ारों रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। सुभाष बोस पे बहुत सारी फाइलें हैं, भारत में है, अमेरिका में यूएस आर्मी का डॉजियर हमने मंगाया, अच्छा। हमने ताइवान से रिकॉर्ड मंगाए पड़े, जापान एज वेल, राइट? ठीक है। तो हाँ सब जगह से, तो हाँ मतलब हाँ। मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, जो निचोड़ बता रहा हूँ, वो सिर्फ ये नहीं कि मैंने एक किताब पढ़ ली कि साहब उस किताब में लिखा कि वो ताजमहल से पहले कुछ वहाँ पे था। आई हैव लॉट ऑफ डेटा टू लॉट ऑफ सपोर्ट इट। डेटा, एंड दिस डेटा, क्योंकि ये केस रिसेंट है थोड़ा सा, हम्म। कोर्ट केस की बात, ये केस कोर्ट में गया है, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, आपको बताऊंगा आगे मैं। हम्म। तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत, जो बोल रहा हूँ उसके पीछे बिल्कुल सॉलिड वो है, इट्स नॉट लॉट ऑफ बैकिंग। लॉट ऑफ बैकिंग। हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो कह रहा है कि वो इसको कई लोगों ने एक मनोरंजन कहानी बना करके उसके साथ डाल दिया, बाकी क्लब टुगेदर हो गया क्लब वो। हो गया कि हाँ ठीक है हाँ उसमें भी 4 मिलियन व्यू है, इसमें भी 4 मिलियन व्यू है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा केस उनसे बहुत अलग है, इट इज़ बैक्ड बाय लॉट ऑफ एविडेंस। सिर्फ मेरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो इकोसिस्टम की प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रही, तो ये केस खुल नहीं पा रहा। तो ये जो कहानी है कि प्लेन क्रैश में वो नहीं मरे, इसको लोगों ने अपने तरीके से प्रोटेस्ट किया, ठीक है, पूरे देश के लोगों ने। जस्ट 1 सेकंड, वो बोल रहे ताइवान से ही वाज फ्लाइंग टू टोक्यो एंड द प्लेन क्रैश्ड इन बिटवीन। ये कहानी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इन हाँ। हाइंडसाइट कहानी जस्ट ब्रीफली मतलब। हाँ इन हाइंड, बिकॉज हाँ। मैं आपको वो बताऊंगा जो अभी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ उस टाइम जो घटना घटी लोगों को इतना नहीं पता था। हाँ। पहली चीज़ आपको दिमाग में रखनी है कि हम, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक हम्म। है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आपको ये समझना पड़ेगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऐसे हमारे यहाँ बोलने का एक तरीका होता है ना, जुमला लोग देते हैं कि साहब 1971 का वॉर हुई थी, 65 की वॉर हुई, 62 की वॉर 62। हुई, हाँ हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो आपने सारे गधे घोड़े बराबर कर दिए। 1965 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर, और ये सारे आप मिला लो ना, वो मिला करके भी अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से कंपेयर करोगे तो स्कूल की पिकनिक भी नहीं है ये। करेक्ट करेक्ट। डेथ काउंट इज नेक्स्ट लेवल। हाँ, इट इज जीरो, ठीक है। आप लोग 10 दिन से ऊपर लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो 5-5, 6 साल तक लगातार भिड़ते रहे और मिलियन से लोग मारे गए वहाँ पे। उसका जो स्केल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। कंट्रीज ओवररन कर दी, जिस जापान को आज बैठ के आप जो आप कंपनियों के नाम सुन रहे हो, मित्सुबिशी वगैरह, ये पहले जहाज बनाते थे, फाइटर प्लेन और एयरक्राफ्ट कैरियर, जो आज आप बना रहे हो, जापान 100 साल पहले बनाना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो उसमें ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सुभाष चंद्र बोस को कि जब यहाँ से वो गए, उनको लगा कि भारत के लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। कब गए वो? 1940? ये 1939-40 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। 1939 में 39 में मद्रास में थे सुभाष चंद्र बोस, किसी भाषण दे रहे थे कहीं पे, चेन्नई में, वो आपके मरीना बीच। जस्ट 1 सेकंड इन दैट, राइट? 1939 1938 ही वॉन द कांग्रेस का जो इलेक्शन था, वो 38 ही वाज किक्ड आउट ऑफ कांग्रेस पार्टी। मतलब वो मतभेद, वो बेसिकली वो मतभेद होने के 3 कारण थे। वो 3 कारण जो उसमें ये आते हैं, पहला बेसिकली सुभाष, लोग आजकल एक बोलने का तरीका होता है कि नेताजी में और गांधी जी में
क्लैश था, ठीक है। तो क्लैश के 3 कारण थे मोटे-मोटे। अच्छा। और क्योंकि गांधी जी को और किसी ने खुल्लम-खुल्ला इस लेवल पे चैलेंज नहीं किया। सुभाष बोस अकेले थे जिन्होंने चैलेंज किया। हाँ। और उसका सुभाष बोस अगेन उनको लोग कंटेम्पररी बताते हो, कंटेम्पररी नहीं थे। सुभाष बोस उनसे काफ़ी छोटे थे उम्र में, उनसे 28 साल के आसपास उम्र कम थी उनसे, गांधी जी से। और ये उस ज़माने की बात है जिस ज़माने में 14-15 साल की उम्र में लोगों की शादी होया करती थी, ठीक है। सुभाष बोस के जो पिताजी थे वो उनसे इतने ही बड़े थे, लेकिन वो अपने पिताजी के माता जी के 7वें 8वें बच्चे थे सुभाष चंद्र बोस, आउट ऑफ 13-14। हाँ। तो गांधी जी उनके फादर से बड़े थे करेक्ट, टेक्निकली, हाँ, इस हाँ। एज में इतनी उनकी मतलब सरदार पटेल उनसे 22 साल बड़े थे, तो सुभाष बोस अच्छा, उनसे बहुत छोटे थे। छोटे थे, हाँ। मुरारजी भाई से सुभाष बोस छोटे थे एज में। वाओ! मुरारजी भाई हमारे प्रधानमंत्री हाँ, बने हाँ, आई नो, 77 में। हाँ। और जब प्रधानमंत्री बने हैं तो उनकी कहते हैं स्किन में एक भी शिकन नहीं थी, ऐसा चमकती शक्ल। ओह! मुरारजी कोला ऐसा। एंड ही वाज़ यंगर देन ही हिम वाज, बेसिकली, हाँ, हाँ। सुभाष बोस है ना 5-6 महीने छोटे थे उनसे। अच्छा, हाँ। ऐसी मतलब एज कम थी उनके ठीक आसपास। है, हाँ। तो सुभाष बोस ने उनको चैलेंज किया, उनको फिर वो जो गांधीयन ब्रिगेड थी उन्होंने इनके खिलाफ लेके उनको निकाल मारा हाँ। बाहर। तो उसके जो डिवीजन जो रास्ते की लड़ाई चलती आ रही है हमारे में, और जो सुभाष बोस के सपोर्टर में और गांधी जी के सपोर्टर में जो है, जो गांधी जी के सपोर्टर जो हैं उनके 3 हमारे डिफरेंसेस हैं वो जो ज़माने से लेकर के। पहला ये कि सुभाष बोस का जो आज़ादी की लड़ाई का जो एम था वो था पूर्ण स्वराज, जो तिलक ने दिया था। पूर्ण स्वराज का मतलब जैसे अमेरिका में पूर्ण स्वराज हुआ था कि अमेरिका ने अंग्रेजों को मार के भगा दिया। हाँ। अमेरिका में लड़ाई हुई, करेक्ट, हाँ, कॉलोनीज़ को भगा दिया था। कॉलोनीज हटा हाँ, दी, हाँ, और हाँ। बॉस्टन में उनकी उन्होंने गलियों में निकलने गोलियां मारी और उनको अंग्रेजों को मार के मिलिट्रीली निकाल के बाहर के भगा दिया वॉशिंगटन में। यूजिंग गन्स, हाँ। तो उसके बाद निकलने का ना कि हमारा कोई संबंध इंग्लैंड के राजा या इंग्लैंड के साथ में नहीं है। सही बात है। हम रिपब्लिक के, हम डिटैचमेंट कंप्लीटली। कट ऑफ, पूर्ण स्वराज कट ऑफ, हमें हमारा आंसर कुछ लेना नहीं है लोगों से। तो वो पूर्ण स्वराज है। और दूसरा, तो सुभाष बोस पूर्ण स्वराज के फेवर में थे, गांधी जी डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे। जो अच्छा। डोमिनियन जैसे कनाडा डोमिनियन, हाँ, ऑस्ट्रेलिया हाँ, डोमिनियन, कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का आज के दिन भी वहाँ जैसे हमारे राष्ट्रपति होता है तो वहाँ पे उनका जो वहाँ का हेड जो ऑफ स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट है वो इंग्लैंड का राजा है। प्रिंस चार्ल्स जो है वो टेक्निकली कनाडा का भी राजा है, हाँ, ठीक है। और कॉमनवेल्थ ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज में। कॉमनवेल्थ में, हाँ, नहीं हाँ। कॉमनवेल्थ तो हम भी आ गए, हाँ। वो अलग कहानी है। तो सुभाष तो पहली बात तो ये कि नेताजी को जो लोग ये लोग बराबर बता रहे हैं, हाँ। गांधी जी के सपोर्टर कभी पूर्ण स्वराज के फेवर में नहीं थे, वो हमेशा डोमिनियन स्टेटस के फेवर में थे। अच्छा। गांधी जी, सुभाष बोस जो थे वो पूर्ण स्वराज के फेवर में थे, नंबर 1। दूसरा डिवीजन ये था कि गांधी जी ना बहुत ज़्यादा वो विलेज इकोनॉमी और चरखा चलाने पे और इनमें इंटरेस्टेड थे। अच्छा, हाँ। और वो हैवी इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ में थे, बिल्कुल ओके। खिलाफ में थे। हैवी अच्छा, इंडस्ट्री के, हैवी ओके। इंडस्ट्री के, एलोपैथी के, बहुत चीज़ों के खिलाफ में थे। हवाई जहाज़ों के भी खिलाफ थे, रेलगाड़ी के भी खिलाफ में थे। हाँ। ये हमको पढ़ाते नहीं ढंग से कि गांधी जी ने क्या क्या बातें बोली हैं, हाँ, रेलगाड़ियों के हाँ। बारे में क्या बोला है, जहाज़ों के बारे में क्या बोला है। तो आपकी इंडस्ट्री के बिल्कुल खिलाफ में थे वो लोग। अच्छा। हाँ, उनके नाम पे इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ छोटी मोटी वो खादी ग्रामोद्योग उसके फेवर में थे वो। तो सुभाष बोस ने उनके हिसाब से गलत काम किया कि जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं तो उन्होंने वो प्लानिंग कमेटी बनाई, जो आज के दिन में नीति आयोग बोला जाता है उसको। तो इस बात से भी वो भड़क गए थे कि क्योंकि वो बात करते कि इस कंट्री में इंडस्ट्री आनी चाहिए, हैवी इंडस्ट्री। जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लाएंगे, बिजनेस नहीं लाएंगे, बहुत बड़े ले गरीबी नहीं हटेगी, पैसा आएगा तो ही ये नहीं, हाँ। सेकंड ये प्रॉब्लम हमारा आगे बीच में। दो हो गए, तीसरा हाँ। प्रॉब्लम जो मेजर प्रॉब्लम था कि गांधी जी और के सपोर्टर जो थे किसी भी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा के फेवर में नहीं थे। ओके। सुभाष बोस ने कहा था कि आज़ादी मिलने के लिए आपको सामदाम दंड भेद, आपको हिंसा यूज़ करनी जो भी लगेगा विल वो डू इट। करेगा। हाँ। ये साइड जो है वो दुनिया को तो मारो गोली, जापानियों को मारो, सबको मारो, लेकिन अंग्रेज के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये उनका मेन एजेंडा था इन लोगों का, क्योंकि दे वर नॉट अगेंस्ट जापानीज बीइंग न्यूक्ड एंड ऑल दैट, उसमें तो इनको कोई टेंशन नहीं है। ये सब इनकी खुंदक की थी, अंग्रेजों को नहीं मारना बस आप लोगों ने, वो उनकी वहाँ पूरी हिंसा होनी चाहिए थी। तो उन्होंने फिर ये बात भी वहाँ जाके बोली गांधी जी ने कि मेरे जीवन का जो ध्येय है वो दुनिया में शांति लेकर के आना है। अच्छा। और ये आप अपने जीवन में किसी भी गांधीवादी नेता को पकड़ लो, बॉम्बे में, दिल्ली में, कलकत्ता में, अमेरिका में, वो सारे आपको दुनिया में शांति लाने की बात करते हैं कि हमको दुनिया में शांति लेके आना। तो इनके लिए भारत और भारत के अंदर जो भी कुछ घटना घटती है वो सेकेंडरी है। पहला जो मेन चीज़ है कि दुनिया में शांति लेकर के आएंगे। अच्छा। जैसे हमारे देश में आप देखो, आप तो दुनिया आपने बहुत कंट्री देखी है कि दुनिया में और लोग ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रचलन है कि साहब दुनिया में शांति होनी चाहिए, है ना, हम विश्व गुरु बनेंगे, दुनिया में ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया में, अरे तुम्हारे पेट में खाने को रोटी है नहीं तुम्हारे पास में, दिल्ली में पानी आता नहीं है, किसान जलाते हैं पराली और तुम्हारे को हवा सूंघने को मिलती नहीं है, और तुम वर्ल्ड पीस की बात कर रहे हो। तुम बात कर रहे हो वर्ल्ड पीस तो ट्रम्प साहब लेकर आएंगे, तुम खेत की मूल्य वर्ल्ड ट्रेन पर, यहाँ पर वो सुनने में अच्छा लगता है, बातें करते हैं तो वो खबरें बनती हैं, वो मॉरल दिखाने को अच्छा लगता है उनको। हाँ। उनकी दुकान चल रही है, आधों के तो बच्चे अमेरिका घुस गए ना चक्कर में, उनको तो फायदा होता है।
आधे गांधीवादी नेताओं के बच्चे क्यों जाके अमेरिका में बैठ जाते हैं, क्योंकि वहाँ शांति मिलती है उनको जा करके। तो ये जुमले दे दे करके, ये जुमला जो सेलिंग जुमला है, जो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फैशनेबल, ये इसकी बातें करते हैं। सुभाष बोस ऑन द अदर हैंड वाज इंडिया फर्स्ट, मेरी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट। 1939-40 में भारत का नेशनल इंटरेस्ट क्या था? दुनिया में शांति लाना या अपने देश को आजाद करना? इंडिपेंडेंस बाहर में कि दुनिया में शांति, भैया पहले मेरी कंट्री है, करेक्ट, दुनिया को आग लगा दो, मेरा घर चलना चाहिए पहले। सही बात है। मुझे कोई दुनिया में मैं बाबा आमटे नहीं हूँ खुद भैया। का घर तो ऑर्डर में रहे पहले, बाकी फिक्स बाकी करने दुनिया से की पहले। चिंता बाद में हाँ, करेंगे हम हाँ, लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से मुझे कनेक्शन नहीं है, लेकिन जब हमारा कंट्री खुद का गुलाम बैठा है, आप दुनिया में शांति लाने की बात कहाँ से कर रहे हो? सही बात तो उसने कहा गलत बात है पहले आप, और ये हमारे को मौका लगा, अब इनकी मदद लो, ये जो एक्सिस है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ ये था कि वर्ल्ड वॉर जो 2 हुई उसमें 2 अलग अलग खेमे बन गए थे। एक खेमे में आपके अलाइड पावर्स, हाँ। जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, जो ब्रिटिश हाँ, इंडिया ब्रिटिश था, आर्मी, हाँ, हाँ। हम उनके साथ थे। नहीं, उनके साथ थे हम लोग बड़े, अच्छा, ओके, हाँ। हम उनके साथ थे, हम्म, अभी भी साथ हैं। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तो हमारी भारत सरकार उनके साथ में है। हाँ, कब्रों में जाके सलूट, अगर आप देखना अंग्रेजों की कब्र जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, अंग्रेजों की कब्र को सलूट मारने में सब जाके भारतीय होते हैं। क्या बात कर और रहे क्या हो? जी, और क्या, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कब्र सलूट मारते जाकर के वहाँ पे, बड़ी कुछ चीज़ है। ये अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अंग्रेजों के साथ में। इवन मोदी जी ने भी किया है ये सभी चीज़। प्रधानमंत्री ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 2 खेमे बटे हाँ, थे। हाँ, अलाइड पावर्स, एक एक्सिस अलाइड पावर्स। पावर जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका और भारतीय, हाँ, और दूसरे खेमे में आपके थे जर्मनी, रशिया भी थी उसमें, राइट? जर्मनी, हाँ। रशिया आया था, बाद में आया था, बाद में, शुरुआत हाँ, में नहीं था। हाँ, जर्मनी, जापान इंपीरियल और जापान, इटली, हाँ, हाँ, ठीक है। तो हम कौन से इंपीरियल नहीं थे, हमारे हाँ, भी भी तो तो थे, इंपीरियल था, हम हाँ, छोड़ो यार। बस डिफरेंट फ्लैग, हाँ, हाँ वो ठीक है, हाँ, हम भी तो इंपीरियल थे पहले, हाँ, इंपीरियल से हाँ, क्या वो भी होता है, है। हाँ। तो ये तीन मेन कंट्री थे। हाँ, आयरलैंड ने किसी का साथ नहीं दिया, रशिया बाद में आया था। रशिया की लड़ाई जापान से नहीं थी बहुत टाइम तक, 45 के बाद शुरू हुई है। हाँ, तो वो अलग अलग उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें, लेकिन ये था कि ये अलग अलग कंट्री थे। तो आजकल जो हम लोग को बच्चों को पढ़ाया जाता है, दिखाया जाता है, उसमें ब्लैक एंड वाइट है, कौरव पांडवों की तरह से, कि ये एलाइड कंट्रीज जो हैं पांडव हैं, वो सारे कौरव हैं, ये अच्छा, करके। एक्सिस, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि हिस्ट्री जो है ना, वो शेड्स ऑफ ग्रे में नहीं होती, वो ग्रे में होती है, ग्रे ब्लैक एंड होती है, वाइट में हाँ, नहीं हाँ, होती है करके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जो एलाइड कंट्रीज हैं, एलाइड पावर्स हैं, वो लड़ाई लड़ रहे थे डेमोक्रेसी के नाम पे, कि सब हम तो डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, ये बड़े खराब लोग हैं करके। करेक्ट, फैसिस्ट है सब, फासिस्ट हैं, वो सारे फासिस्ट हैं, हाँ, पर हमारी कंट्री को आज़ाद नहीं करेंगे। तो मैं आपकी डेमोक्रेसी को लेकर चाटूंगा क्या? एग्जैक्टली, मुझे सपोर्ट कीजिए ना आप। तो हमारी कंट्री को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, भारत की इंडिपेंडेंस को इटली और जर्मनी और जापान ने, और खासकर जापान ने पूरा सपोर्ट किया। अच्छा, ठीक है जी। थ्रू नेताजी, थ्रू नेताजी, और इवन जर्मनी का तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी सपोर्ट करने का बैकग्राउंड था। अच्छा, ठीक है, उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट था, वो हमें सपोर्ट कर रहे थे, पहले से कर रहे थे। नेताजी से पहले करते, राज बिहारी बोस जापान में पहले चले गए थे। ठीक है, तो ये कंट्री हमको पहले से सपोर्ट करती आ रही थी, क्योंकि उनका नेशनल इंटरेस्ट था कि उनको उनके दुश्मन अंग्रेजों के साथ में थी। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त होता है, जो भी है वटेवर। तो दे वर बैकिंग आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जैसे आज के दिन में पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में पुतिन साहब को बदनाम किया इन लोगों ने, हाँ, हाँ। वॉर क्रिमिनल है, हमारे लिए है वॉर क्रिमिनल नहीं, नहीं नहीं, ना, नहीं, of हमारे course तो not. यार है साहब, हाँ, हाँ। हम तो तेल लेंगे उनसे जितना मर्जी प्यार। मुझे बड़ा प्यार है अमेरिका से, मैं उस मामले में बिल्कुल वो नहीं हूँ। बचपन से मार्वल डीसी कॉमिक्स मैंने पढ़ी है ओरिजिनल, लोग तो बाद में पढ़े, हम लोग तो ओरिजिनल कॉमिक्स पढ़ी है डीसी, अच्छा। और बचपन से मैंने यहाँ पे दिल्ली में। तो ये मुझे बड़ा प्यार है उनसे, लेकिन जहाँ व्हेन इट कम्स टू नेशनल सिक्योरिटी, सबको पता है कि रशिया हमारा रशिया डिपेंडेंट इज द पार्टनर बेस्ट फ्रेंड, हाँ, है, बेस्ट फ्रेंड वी हैव गॉट। तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आजकल भूकंप है अफगानिस्तान में, हमने सामान भेजा ना, अब सब तालिबान जेल में निकल गया। करेक्ट, इसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट। कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट जो होता है, वो इंडिविजुअल का बात नहीं होती। अगर कोई भी देश आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उसके, वो आपका दोस्त है। करेक्ट है, ये कोई आपने शादी तो कर रही नहीं उसके साथ में जाकर हाँ, के। हाँ, हाँ, तो वहाँ ये हो रहा है कि जर्मनी, जापान ने आपकी सपोर्ट करी, और एलाइड पावर्स आपके खिलाफ में थी। हाँ, लेकिन आप एलाइड के साथ घुस गए, क्योंकि आप दुनिया में शांति लाने वाले लोगों को आपने चिंता ले रखी है कि हाँ, दुनिया में हाँ, शांति हम लेकर आएंगे, ठेका लेकर रखा ठेका ले आपने, रखा हाँ, आप लोगों ने शांति लाने का। हाँ, तो ये दोनों में भिड़ंत हुई, हम्म, और उस भिड़ंत में सुभाष बोस ने कहा कि मुझे उनके साथ जाना है, ताकि मैं इनको यहाँ कर सकूँ। तो वो ब्रिटिश को भगा सको बेसिकली। तो वो आदमी यहाँ से 1940 में, यहाँ से आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने बोला कि वो 40 में अंग्रेजों को मालूम चल गया कि ये आदमी अगर ये बाहर रहा तो ये गड़बड़ करेगा, इसको जेल में डाल दो। जेल में डाल दिया, हाँ, ठीक है। तो इनको भी लगा कि अगर मैं यहाँ जेल में रहा तो ये जेल में रहूँगा, ये मुझे निकलने देंगे जब तक सेकंड वॉर खत्म नहीं होगी, तो मुझे बाहर निकलना है। तो उन्होंने भूख हड़ताल कर दी कलकत्ता में, वहाँ पे जेल में, कि मैं भूखा मर जाऊँगा।
तो उनको लगा कि ये मर गया तो और मार्टर बन जाएंगे, हाँ प्रॉब्लम हो हाँ जाएगी कंट्री प्रॉब्लम हो में, जाएगी, हाँ इसको छोड़ दो, घर भेज दो, घर में इसको नज़रबंद कर देंगे। तो अच्छा वहाँ इन्होंने घर भेजा, फिर वहाँ से इन्होंने वो जो ग्रेट एस्केप किया हाँ हाँ। कि वहाँ से निकल करके वो जर्मनी जब पहुँच के वो कैसे होता ग्रेट अरे एस्केप? वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है ग्रेट बट एस्केप में। ब्रीफली मतलब एकदम। देखिए ग्रेट एस्केप में ये था कि ग्रेट एस्केप में अलग किसी को पूरी कहानी पता नहीं, क्योंकि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया गया। जैसे उनके घर में 4-5, उनके एक भतीजी को ये बोला तो ये कर, एक भतीजों को बोला, तो घर के 3-4 लोगों को मालूम था कि ये निकलने वाले। एक हाँ। भतीजी को मालूम था हम्म, और दो भतीजों को और एक भाई को मालूम था कि ये भाग जाएंगे। अच्छा अपनी माँ तक को नहीं बताया, अपनी मम्मी अच्छा अगले कमरे में थी, उनको हाँ भी नहीं हाँ बताया माँ को। हम्म, तो वो प्लानिंग करके कि घर वाले में भी कुछ लोगों को बताया, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, करेक्ट। तो उनको कि आपको ये करना है। एक भतीजे को बोला कि उसको भतीजे को मालूम था कि अंकल जो है रात को 21 तारीख को निकल चुका है, लेकिन वो जैसे रोज खाना लेने जाएगा अंदर और नौटंकी करेगा अंकल जान अंदर बैठा हाँ है, हाँ तो उसको मालूम था कि अंकल मेरा यहाँ नहीं है। करेक्ट है। लेकिन उसने प्रिटेंस पुटअप किया। तो ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग जगहों पे, यहाँ से लेके पंजाब के एंड तक, काबुल तक अच्छा लोग। जैसे उसमें कैरेक्टर आता है उसमें भगत राम तलवार। भगत राम तलवार को एक कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी था। अच्छा उसका भाई एक फ्रीडम फाइटर था, ये भी फ्रीडम फाइटर करिए माना जाता था उस टाइम तक, और उसके भाई को फांसी हो गई थी। ये पेशावर के टाइप के हाँ, उस टाइम के लोग थे। तो भगत राम तलवार जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। उसको उन्होंने, जो सुभाष बोस ने कनेक्शन स्थापित किए कुछ कम्युनिस्ट लोगों से या किसान वालों से, अकालियों कम्युनिस्ट से, इन इंडिया और इंडियन कम्युनिस्ट। उसमें थोड़ा सा माहौल अलग था उस टाइम पे, हाँ, वो हाँ, अलग अलग किस्म के लोग थे, किसान टाइप थे, और हाँ कुछ कनेक्शन उनका अकालियों के साथ था। जैसे मास्टर तारा सिंह का भी रोल था इसके अंदर, मास्टर तारा सिंह ने भी सपोर्ट किया सुभाष बोस को, अलग अलग। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक रोल ये दिया गया था कि भगत राम तलवार जो था वो काबुल से नेताजी को रूस के बॉर्डर तक छोड़ने गया था। अच्छा ठीक है, तो भगत राम तलवार जो था उसकी ग्रैंड डॉटर, काफ़ी बड़ी फैमिली में उसकी शादी हुई है आपके स्टेट में, तो मैं बोलूँगा नहीं। अच्छा ओके। तो भगत राम तलवार वाज डीम्ड टू बी ए वेरी बिग फ्रीडम फाइटर इन फ्री इंडिया। तो दिल्ली में जो नॉर्थ ईस्टर्न आई थिंक उस इलाके की जो फ्रीडम फाइटर की एसोसिएशन थी यहाँ पे, वेरी क्लोज टू वेयर वी आर सिटिंग, वो उसके प्रेसिडेंट भी थे। और उसी एसोसिएशन में शाहरुख खान के पिताजी भी थे, क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे, जनरल फ्रीडम फाइटर थे। तो उसका उठना बैठना उस टाइम पे इन लोगों के साथ में था। भगत राम तलवार फिर वो लेक्चर देने कलकत्ता जाए, यहाँ जाए, वो फ्रीडम फाइटर हूँ, हमने नेताजी की मदद की थी, ये नाटम करना। जब वो मरा है तो उसकी फाइल खुल गई फॉर यूके में। तब मालूम चला कि उसने सुभाष बोस को धोखा दिया था। जब वो उसने, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब नेताजी जर्मनी पहुँच जाते हैं और जर्मनी पहुँचने के बाद में फिर वो मैसेजेस भेजते हैं उसको कि तो ये मैसेज जो है रिले कर सारे फ्रीडम फाइटर्स को कि उनको ये काम करने हैं, कि मैं वहाँ से फौज लेके आऊँगा, तू यहाँ से अंदर जो है जो भी प्लान रहेगा आपने यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, वो सारी वो अपने ब्रिटिश इंटेलिजेंस को फॉरवर्ड करता था। ओह दे फ्लिप्स। हाँ, ही बिकेम व्हाटएवर मल्टी क्वाड्रुपल एजेंट बन गया, एंड डबल एजेंट। हाँ, डबल से भी ऊपर था वो। तो वो उसने उसका जो हैंडलर था ब्रिटिश इंटेलिजेंस में, वो था पीटर फ्लेमिंग। पीटर फ्लेमिंग वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ यान फ्लेमिंग, जिसने जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर बनाया। अच्छा, तो यान फ्लेमिंग के भाई को ही रिपोर्ट करता था भगत राम तलवार। तो ये था। तो जो यान ने, मैं किसी को मैंने बोला भी है पहले कि वो जेम्स बॉन्ड का कनेक्शन सुभाष बोस के साथ में ये है कि यान फ्लेमिंग के भाई का नाम इसमें आ रहा है, क्योंकि यान फ्लेमिंग जो था ना, उसने जो कोई भी आप कहानी करते हो फिक्शन में, कहीं ना कहीं रियलिटी होती है। यान भी मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस में था, लेकिन उसने अपने भाई को देख के और लोगों को देख के एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएट किया जेम्स बॉन्ड का। एक बात मुझे याद है कि एक बार कुछ बीच में जब ये बवाल मचा था, तो किसी अंग्रेज ने, एक कॉलोनिस्ट ने इस पर कॉलम लिखा था, क्या नाम है, सिंगापुर में। तो उसने मुझसे बात की, उसने मुझे भी कोट किया उसमें। तो उसमें उसने स्टार्ट किया, मुझे याद है उसका, मैं नाम भूल गया। उसने स्टार्ट किया कि मेरा एक दोस्त है जो MI6 में नौकरी करता है। MI6 जहाँ पे ब्रिटिश इंटेलिजेंस जैसे रॉय, जिसके अंदर जिसका ऑफिसर आपका जेम्स बॉन्ड है फिक्शनल। तो उसने उसको पूछा, यार मैंने उससे बात कर रहा था किसी पब में, तो उसने पूछा कि ये क्या नाम है, कि तुम्हारे एक्चुअली में लाइसेंस टू किल होता है क्या? आपको फिल्म में देखा ना कि जेम्स बॉन्ड हैज गॉट अ लाइसेंस टू किल। तो इसे कि आई आस्क हिम कि इसे ना, तो फिल्मी कहानी है, मजाक है, ऐसा तो ना होता है रियल लाइफ में। कहता लेकिन कुछ उसने दारू थोड़ी पीने के बाद मुझे उसने कहा कि देयर वर सम एक्सेप्शंस। अच्छा, जैसे चार्ल्स डी गॉल और सुभाष बोस, उनको मारने के हुक्म थे, और बाद में फाइलें भी निकल के आई कि जब वो सुभाष बोस यहाँ से निकल के गए हैं, तो अंग्रेजों को मालूम चल गया कि इस आदमी का थ्रेट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए ऑफिशियली इसको मारने के हुक्म हुआ था। तो पूरे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल में उस लेवल पे कम से कम
उस टाइम के या उससे 50-60 साल पहले किसी भी फ्रीडम फाइटर को इस तरह से मारने का हुक्म नहीं था। एक्सेप्ट नेताजी। सुभाष बोस इसे गोली मार दो, ये आदमी हमारे लिए बहुत खतरनाक है, फॉरेन कंट्री में जा रहा है, वहाँ से पूरी बवाल खड़ा कर रहा है। हाँ, तो ये उनका थ्रेट पोटेंशियल था सुभाष बोस का। सो ही वेंट टू जर्मनी। ही वेंट टू जर्मनी और जर्मनी में जाकर के वहाँ पे थोड़ा उन्होंने काम किया, रेडियो स्टार्ट किया। उस जमाने में रेडियो ब्रॉडकास्ट करना इज एज गुड एज डूइंग अ पॉडकास्ट। अच्छा। ठीक है, वो जब उन्होंने कहा ना कि मैं बर्लिन से सुभाष चंद्र बोस बोल रहा हूँ, तो ये आवाज़ सुन के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि क्या रेडियो में क्या आ रहा है। रेडियो भी उस जमाने मिलता था ना, रेडियो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ये उन्होंने किया, लेकिन वहाँ पे जो उनकी बात में हिटलर से मीटिंग हुई है, तो अनफॉर्चुनेटली हिटलर ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मैं जहाँ तक मेरी तलवार जाएगी वहीं तक मेरा मेरा पावर है। अभी मेरी फौज स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मेरा बहुत दूर है आपसे मेरी कंट्री। अभी आप कहीं, तो यू नीड टू गो टू जापान। अच्छा। वहाँ से आपकी फौज पास हाँ, मच क्लोजर। फिर उसने कहा कि आपको कैसे भेजें, कहता है कि जहाज में तो आपको गिरा देंगे ऊपर से, वो रिस्की है, तो वो सबमरीन से आपको भेजेंगे अंदर से। तो वो सबमरीन में उनको वो बिठा टाइम दिया। पे उस टाइम पे वो सबमरीन 2-2.5 महीने पता नहीं समुद्र में आकर के, फिर वो मेडागास्कर, ये अफ्रीका के पास आकर हाँ, के, ऐसे पूरा। तो यहाँ से वो सबमरीन जो पानी के अंदर 2 महीने और हाँ, यहाँ तब सुएज कनाल वगैरह ये सब कुछ नहीं था, तो वो हाँ, तो वो जो भी था वहाँ से हाँ, निकल हाँ। के आई, वहाँ से भैया उसे पास नहीं किया, वो उधर से निकल के आए। उसमें ये था कि वो 2 कहते महीने रहे, उसमें वो जो भी खाना खाते उसमें डीजल की बदबू आए करके, और उसमें करके और निकल के फिर यहाँ आके जब वो यहाँ पर आए हैं, तो समुद्र का जापानीज सबमरीन यहाँ पर आ गई। तो उनको डिंजी में डाल करके उनको यहाँ से वहाँ समुद्र के ट्रांसफर बीच में, ओशन अगर में देखा हाँ, आपने, हाँ। रफ सी था, तो उनको यहाँ से वहाँ उनको ट्रांसफ़र किया गया। तो उन्होंने फिर वो ट्रांसफ़र किया, फिर वो जापान में आए, फिर यहाँ के उन्होंने एक पहले, आजकल मैं बड़ी बचकानी बातें लोग देख रहे हैं कि साहब आज़ाद हिंद फौज सुभाष बोस ने नहीं बनाई थी। पहले तो ये लोग ये बोलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। आजकल सारे बीजेपी वाले ये करने में तुले हैं। हाँ। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नहीं थे, वो बहुत छोटी चीज़ है वो। आज़ाद हिंद फौज जो थी वो आज़ाद हिंद सरकार का एक कंपोनेंट था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद गवर्नमेंट सेटअप की थी। फौज पहले मोहन सिंह ने बनाई थी, जो फ्लॉप हो गई थी। इनको टेक ओवर किया कि उनका करिश्मा नहीं था, इस आदमी करिश्मेटिक आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, इसको ये किया। इन्होंने फौज नहीं बनाई है, फौज तो उन्होंने जंग नहीं बनाई थी इस तरह की आज़ाद हिंद फौज टाइप। इन्होंने यहाँ पे आज़ाद हिंद सरकार बनाई। पहली बार भारत की हिस्ट्री में कि एक सरकार बनती है, प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। उस गवर्नमेंट को 6-7 कंट्री इंक्लूडिंग आयरलैंड, जर्मनी, सबने रिकॉग्नाइज किया। अच्छा। तो उसके प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। तो उन सब उनसे बातचीत, उनके लेटर्स उनके आपस में मिलते हैं। तो जैसे हमारे होता है ना कि योर एक्सीलेंसी वर्ड यूज़ किया जाता है, तो सारे लेटर्स कैटेगरी में है कि जापानीज कम्युनिकेशन या जैसे जर्मन कम्युनिकेशन आ रहा है कि जब हिटलर की डेथ होती है तो यहाँ से कम्युनिकेशन जाता है, तो वहाँ से आकर उनकी जर्मन एम्बेसी दे रही कि एक्सीलेंसी आपका मैसेज मिला। हाँ, ये नेताजी को जा रहा है हाँ, तो वो एक्सीलेंसी वर्ड, वो जो डिप्लोमेटिक कोड है, जैसे हमारे को तालिबान सडनली अब एक्सीलेंसी हो गए हमारे, कि पहले तो हमारे वो रिकॉग्नाइज नहीं थे ना, अभी अब वो पूरा हमारी एम्बेसी खुल गई वहाँ पे। तो पूरा वो डिप्लोमेटिक बना के पूरा प्रॉपर तरीके से पूरी गवर्नमेंट बनाई। उस गवर्नमेंट का जो मिलिट्री लड़ाई करने की, उस गवर्नमेंट की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अपना बैंक है, उसकी अपनी टेरिटरी भी थी, उसका अपना। तो उसने, नेताजी ने ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया उसके ऊपर। ये पूरे इलाके फ्रॉम सिंगापुर एंड सराउंड, हाँ, मतलब जापान की एरियाज थे हो गए। हाँ, जहाँ जापान ने कब्जा किया, तो उसमें वहाँ से उन्होंने पूरा सिस्टम चलाया, तो पूरी गवर्नमेंट थी वो करके। और लेकिन करते करते, लेकिन सुभाष बोस को जो मालूम था कि जब ये जर्मनी से यहाँ पर आए हैं, तो उनको मालूम तब चल गया था कि ये लोग लड़ाई हारेंगे, क्योंकि वो जर्मनी की लड़ाई होगी रशिया के साथ में, जो सुभाष बोस का पूरा गेम उल्टा पड़ गया, बिकॉज ही वांटेड टू टेक सपोर्ट ऑफ रशिया बेसिकली, क्योंकि रशिया हमें बहुत टाइम से सपोर्ट कर रहा था इंडिया को पहले से। तो वो जब उनको मालूम था कि ये लड़ाई हम लोग हारेंगे, और करते 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 वही 15 अगस्त के महीने में 7 और 9 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम फेंक दी जापान के ऊपर। और 15 अगस्त सन 45 को जापान ने अनाउंस कर दिया कि हम सरेंडर कर देंगे। तो 15 अगस्त 1945 आप कह सकते हैं कि जापान का और नेताजी की हार का दिन है, और इसीलिए जानबूझ करके अंग्रेज़ों ने हमको 15 अगस्त को आज़ादी दी। हमने भी एक्सेप्ट करी, और ये हमारे घावों पे नमक रगड़ने के बराबर है। जस्ट टू टॉन्ट है, हमारा मजाक उड़ाया इन लोगों ने बेशर्मों ने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनको बोला चाहिए था कि ये डेट गलत है। नहीं, उनको तो दिमाग में अंग्रेज बैठे हुए लोग। तो ये इन्होंने 15 अगस्त को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम सरेंडर करने वाले हैं। तो ऑफिशियल वर्जन ये बोलता है कि सुभाष बोस को तब ये डिसीजन लेना था कि मैं क्या करूँगा आगे, क्योंकि उनकी पूरी गवर्नमेंट है, उनके पास फौज है, आदमी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, एटम बम गिर चुके हैं, वो सब मास स्लॉटर होगा, लोग मारे जाएंगे। उनको बहुत चिंता थी, पूरी लड़कियां थी वहाँ पे, वो आईएनए की वो जो लेडीज जो विंग थी उसके अंदर, रानी झांसी वाली, इंडियन नेशनल आर्मी वाली, वो बच्चों, उनका क्या होगा, लड़कियों का, उनकी ज़्यादा टेंशन थी उनको। तो उनको बोला कि हम सरेंडर कैसे करें, कहाँ करें, तुम्हारे साथ में करें, अलग से करें। तो ये उनके दिमाग की बात है। जब
जो 15 अगस्त के आसपास जब ये सरेंडर उनका हुआ, तो उन्होंने कहा भी जापानीज जो उनके साथ में अफसर थे बड़े बड़े, उसने कहा ये हम डिसीजन लेने के लायक नहीं रहे, ये डिसीजन आपको पता करना पड़ेगा, टोक्यो में जाकर के हेडक्वार्टर्स में जाइए, हमारे टॉप लेवल के लोगों से बात करो। मतलब हम लोग यहाँ से हम लागू आपको, जो जनरल यहाँ बैठे थे वो कहते हम ये डिसीजन लेने के लायक नहीं है। तो और दूसरा ये था कि वो लड़ाई 15 अगस्त के बाद में उनका कम्युनिकेशन टूट गया था, तो कह रहा है बात भी वायरलेस में नहीं होगी, आपको जाना पड़ेगा। तो वो जो ऑफिशियल थ्योरी ये बोलती है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो सिंगापुर छोड़ करके वो आए, उन्होंने अपना काम निपटाना शुरू किया, लोग के अपने पेंशन वो जो पैसे क्लियर किए, अपने रिकॉर्ड जला दिए सारे, क्योंकि लड़ाई खत्म होगी, अपने बेटे में आएंगे, ये वो सारे काम करके लोगों से मिले, बातचीत की, लास्ट मिनट में जो प्लानिंग हो सकती वो किया। Essentially, according to the official plane crash story, he was going to Tokyo from Taiwan, from Singapore and this thing, वो ताइवान बीच में पड़ता है, तो वो टोक्यो जा रहे थे और उनका एम था कि वहाँ से बातचीत करेंगे और उसके बाद में वापस आकर के वो जो भी डिसीजन उन्होंने लिया होगा उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हम सरेंडर कैसे करें, कहाँ करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रास्ते में ही ताइवान में ताइपे शहर के अंदर वहाँ पे प्लेन क्रैश होता है। उस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस और एक जनरल शिडई और 2-4 जापानी जो अफसर वो सब मर जाते हैं। तो ये ऑफिशियल व्यू सरकार का, ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्जन है मोटा मोटा, जिससे हम नहीं। व्हाट्स योर थ्योरी, व्हाट्स योर मोस्ट? पहली बात तो थी मैं आपको बोला कि थ्योरी में मैं नहीं चलता। अच्छा, आपने एक वर्ड अभी यूज किया, बिलीफ क्या है मेरा करके, अल्टरनेटिव ट्रूथ। हाँ, मतलब बिलीफ तो मैंने कहा ना, मैं तो भगवान का विश्वास ही मेरा नहीं है पूरा, तो बिलीफ में किसी भी नहीं करता। अच्छा, तो ठीक है, बिलीफ फैक्ट बेस्ड अल्टरनेटिव ट्रूथ। फैक्ट, हाँ, कि ये प्लेन घटना क्रैश होने से बहुत टाइम पहले के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं लोगों के मॉरल, जो सुभाष बोस के साथ में थे, उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन सब ने ये बोला, उनके रिकॉर्ड में आ गया अंग्रेजों के, कि इनको मालूम था कि लड़ाई खत्म होने वाली है और उनको ये मालूम था कि लड़ाई खत्म होते ही अंग्रेज इनको पकड़ के मार देंगे। लोगों ने उनको बोला कि अगर आप पकड़े गए ये आपको मार देंगे और फ्रीडम स्ट्रगल वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में फ्रीडम स्ट्रगल तो खत्म हो गई थी। वो 1942 में स्टार्ट हुआ था, वो भारत छोड़ो आंदोलन, वो 5 दिन में फेल हो गया था, डंडे मार के उन्होंने दबा दिया उनको करके, तो कुछ था नहीं, बाकी सारे जेल पहुंच गए, वहाँ बैठ किताबें लिख रहे थे बैठ करके, तो वहाँ तो फ्रीडम स्ट्रगल चल नहीं थी वहाँ पे। तो आप गए तो खेल खत्म, आपका बचना जरूरी है। तो बच के कहाँ जाएंगे, कौन सी कंट्री शेल्टर देगी सुभाष बोस को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में? तो उनके अलग अलग उन्होंने एक्सप्लोर किया कि होचिमिन के साथ में मिलके वियतनाम में, कि वो उनके साथ में वो आप गुरिल्ला वॉरफेयर वगैरह करो। कई लोग कहते हैं सुभाष बोस ने क्यों नहीं किया, वो उनके पास प्लानिंग थी यार, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, प्लानिंग सब उनके पास है, आप उनको समझते हैं क्यों उस आदमी को? तो वो उन्होंने अपने आदमी को वहाँ भेजा, बातचीत हुई, जो आदमी वहाँ पे गया वो बाद में हमारा एम्बेसडर आया वियतनाम में, उसका होचिमिन का दोस्त बन गया। और कोई एक प्लान ये था कि आप ये अपने माओ त्से से बात करो, क्योंकि चाइनीज उस टाइम पे और थे ना, आज के टाइम से मत मिलाओ उनको, उनसे हमारी चाइना से हमारी कोई दुश्मनी उस टाइम पे नहीं थी, ठीक है, तो वो भी नहीं बना। तो इकलौता रास्ता जो दिखाई दे रहा था कि रशिया, जो पहले मदद किया था, रशिया में जाना चाहिए, तो उनकी प्लानिंग वो वहां से बन रही थी करके, ठीक है, विद स्टालिन, विद ऑब्वियसली ही मस्ट बी इन्वॉल्व्ड समवेयर, की प्लानिंग थी। जैसे उनका एक लेटर हमको मिला है कि जापान के साथ में इनके संबंध रशिया के खराब नहीं थे, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आई थिंक अर्ली 45 तक। अच्छा, ये लोगों को पता नहीं है लोगों को। तो रशिया का एम्बेसडर बैठा हुआ था टोक्यो के अंदर, जैकब मलिक, जो बाद में उनका डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर बना है, यहाँ दिल्ली में आता था बाद में। अच्छा, ओके। तो जैकब मलिक को चिट्ठी लिखी सुभाष बोस ने और ये बोला कि आपने मेरी मदद पहले की थी तो आपकी मुझे मदद चाहिए करके। और ये चिट्ठी बाद में जाकर के 90 के दशक में किसी को केजीबी के हेडक्वार्टर्स में वहाँ के मिली वहाँ पे जाकर के। अच्छा। और उस पर असाइनमेंट सब हो रखे हैं, तो उन्होंने प्रोसेस करी चिट्ठी वहाँ पे जाकर के। तो ऐसे आपको इंडिकेशन मिला कि वो रशिया जाने की प्लानिंग कर रहे थे। अच्छा। तो फिर वो बाद में करते 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 जो उसका ये है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कहानी को, समझाने का तरीका ये कि लेट मी कि आपकी जो मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की, आईबी की, मैं उसको छोड़ देता हूँ अभी। आई कम स्ट्रेट टू माय टाइम, योर टाइम, रफली कम से कम मेरा टाइम। अच्छा। कि एक इस केस को लेकर के ना अलग अलग टाइम पे कमीशन बनी है, नेताजी की डेथ हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि 3 का नाम आता है। एक आती है शाहनवाज कमेटी, 1955 में बनी थी। एक आया जीडी खोसा कमीशन 1970 में, और तीसरा मुखर्जी कमीशन वही पता जो 99 में बना था और 2005 में उसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है। वो हमारे टाइम का पहले का। इसके बारे में अगर आप सरकार के रिकॉर्ड पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि देखो देश की जनता ये जानना चाहती थी कि सुभाष बोस की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सी है, तो भारत सरकार ने ये शाहनवाज कमेटी बना दी। और इस कमेटी की अध्यक्षता श्री शाहनवाज खान ने की थी, जो नेताजी के बड़े साथ में आईएनए में थे और उनके बड़े सपोर्टर थे। अच्छा।
पहली बात तो ये कि जिन जिन लोगों ने ये नोट बनाए हैं, और ये नोट कहाँ बने हैं, कैबिनेट के नोट, जो हाईएस्ट लेवल के नोट होते हैं भारत सरकार के, कि जिन नोट के बेसिस पे कैबिनेट फैसला लेती है, और ये नोट ड्राफ्ट करने वाले होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरीज हैं। मेरा बस चले तो इनको चप्पलों से मारना चाहिए रख के इनको। ये बचकानी बातें तुम लोग गवर्नमेंट की फाइलों में लिख रहे हो, झूठ लिख रहे हो गवर्नमेंट की फाइलों में। भारत सरकार का पहले दिन से इस केस में क्लोज माइंड है। वो कोई इंक्वायरी नहीं करना चाहते थे इस केस पे 1947 से बोल रहा हूँ। 1946 से ही, जब अच्छा, इंटरिम गवर्नमेंट हाँ, बनी है, ट्रांसफर ऑफ पावर के टाइम से ही हाँ, ये कोई इंक्वायरी नहीं करना चाहते थे। पंडित जी ने बोल दिया कि उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, उसके बाद ये पूरे देश का That's मानेंगे, it. मर गए, कहानी खत्म। हाँ, इस पर कोई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, पंडित जी बोल चुके हैं, कहानी खत्म। तो भारत सरकार का इस केस में इंक्वायरी करवाने का कोई इरादा कभी नहीं रहा, ना तब ना आज। अच्छा, ठीक है जी, इवन नाउ कोई इनको इंटरेस्ट नहीं है इस केस में। Why? वैसे अब आपको समझ हाँ, में आ ठीक गया, है, ठीक ये है। मुझे पूछना आखिरी में। हाँ, हाँ, okay. तो उसमें इंक्वायरी नहीं कराना चाहते, और उसके अलावा इस पे आप ये कह सकते हैं कि जब जब इनकी कनपटी बंदूक टिकाई गई और मजबूरी में आ गए और प्रेशर पड़ा इनके ऊपर, तब इन्होंने मजबूरी में कमीशन कमेटी बनाई है। आप सरकार की फाइलों में झूठ लिखते हो। दूसरा, आपने ये जो लिखा है कि शाहनवाज जो है आईएनए में सुभाष बोस के साथ में था, मैं अगर आप अपने जीवन के 1 साल रहो हरियाणा में, उसके बाद जीवन के 40 साल बिता दो पूना में, तो आप हरियाणा वाले कैसे हो गए भैया? करेक्ट है। वो आदमी 1 साल आईएनए में था, ठीक है, Doesn't make him INA. उसके बाद में वो 1946 में गांधी जी का नाम लेके कांग्रेस में भर्ती हो गया। फिर वो कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन लड़ा मेरठ से, पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी का लीडर रहा, बहुत बड़ा वो मिनिस्टर रहा कांग्रेस का। ये भी तो लिखो ना, कांग्रेस का आदमी। उस पर एलिगेशन लोगों ने बोला कि भैया, तो उसको सुभाष बोस की भतीजी ने उसको पब्लिकली उसको बोला था कि भाईजान आपने तो मिनिस्टरशिप के लिए मार दिया नेताजी को, कि उसको मंत्री बना दिया ना। जैसी रिपोर्ट आई, शाहनवाज कमेटी की रिपोर्ट आती है, मंत्री बन जाता है वो। अच्छा, ओके, ठीक है जी। he flipped courts basically. He was a congressman who was in INA once upon a time. वो बस 1 साल यूज करके नैरेटिव। हाँ, वो नैरेटिव आपने गलत छेप दिया। आपने ये अच्छा। बता रहे हैं कि नेताजी का साथी नहीं, पंडित जी का साथी था भैया। 1 साल था सुभाष बोस के साथ पे, ओके, वो भी इमरजेंसी थी वहाँ, इतने इसलिए सुभाष बोस के पास में ऑप्शन बड़े लिमिटेड थे, और उनको सुभाष बोस का बहुत क्लोज भी नहीं था। वहाँ पे बहुत और लोग थे जो क्लोज थे। जेके भोसले जो आपके इलाके के हैं, वो क्लोज थे। जनरल जेके भोसले, आईएनए के चीफ ऑफ स्टाफ, ही वाज क्लोज, यू कैन से ही वाज क्लोज। तो वो नेताजी क्लोज में थे। उन्होंने भी खैर अच्छा नहीं किया, लेकिन वो क्लोज में थे। उसके बाद में फिर ये इसका नाम ले रहे हैं, जीडी खोसला का। आप मुझे बताओ, अगर आज के जमाने में ये कहानी होती कि जीडी खोसला इंदिरा गांधी का बायोग्राफर है, पंडित जी का दोस्त है, आज कोई देश में कोई मान लीजिए कोई केस होता है, ठीक है, उस पर कोई इंक्वायरी, मान लीजिए उस केस में कहीं से मोदी जी का, अमित शाह जी का नाम आता है, ठीक है, और आप पे उस पर कमीशन में इंक्वायरी बना दो, और बाद में आपको मालूम चले कि जो इंक्वायरी कमीशन का जो हेड है ना, वो साथ अमित शाह जी की जीवनी लिख रहा है, तो ये कांग्रेस वाले मान जाएंगे रिपोर्ट को उसकी? नहीं मानेंगे। मोदी जी का दोस्त अगर बनेगा इंक्वायरी चेयरमैन, तो मानेंगे उसको? नहीं मानेंगे। तो पंडित जी का दोस्त इंक्वायरी करेगा सुभाष बोस के बारे में? तो ये नौटंकियां हो रही है। ये गवर्नमेंट, और ये बातें यहाँ बच्चे को मालूम है। तो ये आदमी जो होम सेक्रेटरी बन गया, जिसको आईबी रोज रिपोर्ट करता है, वो कौन सी दुनिया में रहते थे? आप झूठी रिपोर्टें दे रहे हो कैबिनेट को, आप लोग शर्म है कि नहीं है? तो ये हालत यहाँ देश में कि झूठी गवर्नमेंट की फाइलों में झूठ लिखा हुआ है। कांग्रेस पार्टी का वर्जन लगा रखा उसमें, नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन है कांग्रेस पार्टी का वर्जन अंदर। तो ये झूठी कहानियां, तो ये सब खत्म हो गया। सारे बातें लोग दुनिया भर की कर रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। आज भी मुझसे कोई बाबू भिड़ा हुआ ट्विटर पे, लेकिन एक्स पे देखिए, ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, उनको बोलने की और खासकर बहस करने की उनको एक्सपर्टीज होती है, आर्गुमेंट करने की, दूसरे की इंसल्ट करने की। तो वो टीमें जो शाम को डिबेट्स होती हैं, खासकर जो लेडीज आती है, शाउटिंग मैचेस, वो दूसरे की इंसल्ट कर देते हैं, और आप कुछ बोलने के लायक होते हैं, खासकर लेडी को देख के वैसे हम लोग चुप हो जाते हैं, क्या बोलेंगे, तो इंसल्ट करने पर उतराते हैं, आपकी पर्सनल इंसल्ट करेंगे। आप रिटेलेट करोगे तो बोलेगा मेरी आपने डिग्निटी डाउन कर दी। तो वहाँ तो बहस होती है, लड़ाई। इसलिए लोगों ने वो देखना छोड़ दिया, आजकल सब लोग पॉडकास्टिंग में आते हैं इसलिए। तो प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे आप ये हरकतें कर सकते हो, स्प्रिंग डॉक्टरिंग कर सकते हो टीवी की डिबेट पे, लेकिन कोर्ट में ये नहीं चलेगा। सही बात है। कोर्ट में तो आपको भैया एविडेंस देना पड़ेगा, जज के सामने, खासकर जब ना। तो 97 की बात है, 90 के दशक में इस देश में माहौल बदलना शुरू हो गया, ठीक है। 1991-92 के आसपास में 2 घटनाएं घटी, 2-3 घटनाएं पैरेलल घटी। वो ये घटी पहले कि खोसला कमीशन की रिपोर्ट आ गई 74 में, और गवर्नमेंट ने बोल दिया जी मर गए प्लेन क्रैश में। शाहनवाज ने कहा था अपनी माने, हमने फिर इंक्वायरी करवा ली, तो जज ने करी, कहानी खत्म। तो नेताजी की बिकेम डेड। उसके बाद जो अटेम्प्ट भी हुए हैं वो छोटे छोटे हुए, लेकिन वो कभी मेन स्ट्रीम में नहीं हो पाए। तो लेकिन 90 के दशक में आते आते, 90 की शुरुआत में इस देश में एक रम्बलिंग स्टार्ट हुई। उसमें रम्बलिंग स्टार्ट होने के 2 मोटे मोटे कारण थे। पहला कारण ये था
कि 1900 ये आप लोग की जनरेशन को लोगों को जानना जरूरी है कि 1988 तक आते आते जो सोवियत रशिया था वो टूटना शुरू हो गया। हाँ, ठीक है, रशिया 91 में इट फेल अपार्ट एंड इट बेसिकली। फेल हाँ, अपार्ट इन हाँ, 1991। तो ये जब हुआ यह था कि 88 के बाद जो रमलिंग स्टार्ट हुई, यहाँ पे जो पेरेस्ट्रोइका वगैरह स्टार्ट होता है रशिया में, हाँ, मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम पे, करेक्ट। तो रशियंस ने पहली बार, जो रूसियों ने पहली बार डेमोक्रेसी की सांस लेनी शुरू की। तो लोगों की वो ना, वो खोल दे मेरी जुबान एक फिल्म आई थी उसकी, हाँ, आपके मराठी, वो हाँ, गप कौन सी, मुझे नाम भूल गया उस एक्टर का, कॉमेडी फिल्म थी, खोल दे मेरी जुबान। तो हाँ, लोगों की जुबान खुल गई इस टाइम पे, तो लोग वो बातें खुल के बोलने लगे जो पहले नहीं बोलते थे। तो उसी टाइम पे उन्होंने काफ़ी गड़े मुर्दे उखाड़े, और कई ऐसे केस जिनके बारे में कहा जाता था कि ये आदमी वहाँ है, केजीबी के पास में ये है वो है, अच्छा, तो कई लिख ली फाइलें, और कई गवर्नमेंट्स ने और कई लोगों ने गवर्नमेंट को उनको पैसे दे के फाइलें उनसे खरीदी हैं उन्होंने। इनफैक्ट अच्छा, हाँ, ये हाँ, फाइलें लोगों ने कई अमेरिकन यूनिवर्सिटीज ने पैसा दिया केजीबी वालों को, तो डिफेक्ट कर गए, पैसे दे के उन्होंने हाँ, फाइलें हाँ, दे दी। हाँ, फिर जब पुतिन साहब आए तो उन्होंने बंद करवाया, अब वापस अच्छा, वहीं आ गए। लेकिन अच्छा, येल्सिन के टाइम तक उन्होंने पैसा दो और फाइल लो, फाइल लो। हाँ, उन्होंने वो स्कीम चला रखी थी वहाँ पे, बिजनेस बना दिया बिजनेस उन्होंने। बनाया था। तो ये वहाँ पे ना उस टाइम पे क्या हुआ, हाँ, 97 में। ये नहीं नहीं, ये 90s, अर्ली 90s की बात है। नहीं, वो तो अपना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सोवियत यूनियन फेल अपार्ट, वो नहीं, जो आप बोल रहे थे 97 में, जस्ट बिफोर मुखर्जी मैं उसी बता रहा कमीशन। हूँ, मैं हाँ, उसको हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हाँ, 97 में जो घटनाक्रम घटा, मैं उसको उसका बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ अच्छा, समझने अच्छा, के लिए, हाँ, हाँ, कि ये आपको कोई पत्रकार देगा नहीं, आप हाँ, उसको समझिए इतनी किसकी न्यूज़, तो कॉन्टेक्स्ट, हाँ, हाँ, कॉन्टेक्स्ट क्या है। हाँ, तो वहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना ये घटती है कि 1988 तक या उस समय तक भारत में लोग ऐसा बोला करते थे कि सुभाष चंद्र बोस नहीं मरे प्लेन क्रैश में, वो रूस में है और साइबेरिया में उनको देखा गया, प्रिजनर हैं या वट ऐसी लोग जैसे हाँ, हाँ, कंस्पिरेसी थ्योरी वर्ड यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोग बोलते थे उनके बारे में कि साहब रशिया में है, ये है, वो करके। ओके, लेकिन 88 के बाद में ये पता लगा कि ये बीमारी रूसियों को भी है, ओके, कि जो बीमारी हमको है, कि हाँ, हाँ, हमको नेताजी दिखाई देते हैं रूस के वहाँ पे डंजन्स में, साइबेरिया में, ये रूसी भाइयों को भी नजर आते हैं। तो उन्होंने ही बोलना शुरू कर दिया प्राइवेटली, खासकर वो लोग जो पहले केजीबी में थे, हाँ, इंटेलिजेंस हाँ, में थे, इंटेलिजेंस में थे, कि हाँ, साहब ये तो आदमी हमारे पास में था। उन्होंने बोला कि तुम्हारी गवर्नमेंट को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमारे पास में थे। तो अच्छा, तो उसमें अलग अलग हैं, एक बड़ा सा कोलिस्निकोव वाला केस है, उसमें अलग अलग केस है कि लोगों ने प्राइवेटली डर डर के उनको बताया। कुछ भारतीय लोग यहाँ से गए, जैसे भारतीय लोग जो यहाँ से जाया करते थे, तो उनसे बातचीत होती थी, तो इस तरह से लोगों ने मतलब वहाँ बोलना शुरू कर दिया कि साहब ये आदमी यहाँ पर था, आपके हैं रिकॉर्ड्स है, पर आपकी गवर्नमेंट को इंटरेस्टेड वन नहीं। क्वेश्चन इसमें, मतलब वो जब रशिया में थे, सोवियत रशिया में थे, सोवियत यूनियन में, तो वो वाज ही लाइक अ प्रिजनर और समथिंग, क्योंकि आपने साइबेरिया बोला, तो साइबेरिया यूज्ड टू बी अ विल प्रिजन टॉक फॉर, लेटर ऑन, अच्छा, विल कम टू विल लेटर कम ऑन। टू दैट लेटर, हाँ, तो बट दैट वाज मैं द आपको थ्योरी। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जैसे वो चीज़ें अनफोल्ड हुई थी, हाँ, मैं हाँ, आपको वो उसी वो ऑर्डर में chronology बताऊँ। में, हाँ, थोड़ी सी मैं आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अच्छा, ठीक है, हाँ, समझने के कैरी लिए ऑन, कैरी कि वो ऑन, ऐसे हाँ, फोल्ड हुआ हाँ, उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम तक क्या मेरे एक्टिव होने तक दो ही बातें लोग बोलते थे मोटी मोटी, कि प्लेन क्रैश और रशियन एंगल। ठीक है, रशिया में मार दिया, रशिया में थे ये लोग बोला करते कि पंडित जी का इसमें हाथ है और रशिया में इनको मरवा दिया स्टालिन ने, ये अच्छा, लोग पब्लिकली बोला करते थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये बात हुई तो उन्होंने वहाँ पे लोगों ने बोला कि ये यहाँ पर है करके, तो ये खबरें नरसिम्हा राव के टाइम पे अखबारों में आनी शुरू हो गई कि रूस के पास में केजीबी के रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, ठीक है, तो लोगों में थोड़ा घबराहट कम होगी ना कि फैमिली तो पावर में थी नहीं, नरसिम्हा राव पावर में था, तो ये थोड़ी रिपोर्ट आनी शुरू होगा। और समय भी बदल गया ना, वो टाइम नहीं रहा ना, ये इंदिरा गांधी का इमरजेंसी का टाइम नहीं हाँ, था, हाँ, तो करेक्ट, वो अलग टाइम आ गया। हाँ, तो समय दो, इनफैक्ट आपको शायद पता नहीं है कि ये जो अगर सोशल मीडिया गांधी जी के टाइम पे होता तो गांधी जी का फिर अच्छी खबर ली जाती। वो टाइम हमारे कुछ नोट्स पे नेताजी रहते थे फिर। नहीं, वो टाइम कुछ और था, आप बहुत कुछ कर देते हो किसी को पता चलता नहीं। आज के ज़माने में तो चप्पे चप्पे की खबर रहती है, एक एक फोटो खींचती है मालूम चल जाता है, तो वो टाइम और था। एनी हो, तो ये उसमें करते करते तो एक तो ये हवा अखबारों में खबर आनी शुरू हुई कि रूस के पास में सुभाष बोस के जोड़े पेपर हैं और सरकार उसको एक्सेस नहीं करना चाहती। दूसरा ये हुआ कि 97 के अंदर भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने वाले थे, 50वां गोल्डन जुबली। हाँ, और नेताजी का 100 साल, नेताजी का जन्म हुआ 1897 में, तो उनके 100 साल हो गए। अच्छा, हाँ, हाँ, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई, सुभाष बोस के 100 साल और देश के 50 साल पूरे। 50 साल है, आप फ्रीडम फाइट की बात करना जरूरी है। आप फ्रीडम फाइट की बात करोगे तो वो तो नेताजी का, हाँ, तो you वो तो have to पंडित, mention यू him, हैव टू हाँ, मेंशन, वो हाँ, तो आप जो मर्जी करो, पंडित जी ने भी नाम लिया, तो आप correct, उनको correct, इग्नोर नहीं कर correct, सकते। हाँ, सबको मालूम है सुभाष बोस इतना बड़ा आदमी है। इंदिरा गांधी के टाइम तक आते तो उन्होंने बोलना शुरू कर दी कि वो नंबर 2 थे। वो इंदिरा गांधी भी खुल के बोलती थी कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते ना, कि ये वो ऐसा आपके उसके उसमें कंट्रोल में आई नहीं है। थिंक तब तक, आई थिंक पार्लियामेंट में फोटो किसने लगवाई थी, एक वो certain- पार्लियामेंट फोटो ये लगाने को राजी नहीं थे, वो मोरारजी भाई ने लगवाई थी अच्छा, उस टाइम पे, ये तो लाने को राजी नहीं थे। अच्छा, ओके, तो अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी भाई, इन सबके वजह से वो लगी है। और अच्छा, ओके, एक और हाँ, व्यक्ति बट प्लीज कैरी ऑन, हाँ, तो उसमें ये मुद्दा निकल के आया, और इसमें ये कि
ये होगा। तो उस टाइम पे एक तो नेताजी का नाम चल रहा है, भारत के 50 साल आज़ादी का एकदम से वो है, ऊपर से खबरें आने के हिसाब से सुभाष बोस तो रूस में हो सकते हैं, हाँ फाइलें पड़ी हैं। फिर एक घटना, तो उसमें वो लोग जो ये मानते थे कि सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश में डेथ होगी, वो भी एक्टिव हो गए। तो उन्होंने कहा देखो जी, नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए ताइवान में, आप लोग बोलते हो नहीं मरे, आपने इंक्वायरी करवा ली, दो वो तो कह रहे हैं हम्म कन्फर्म है कि हम्म सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रैश में। फिर मरने के बाद उनकी अंतिम संस्कार उनका वहाँ पे हो गया ताइवान में, और उनकी अस्थियों को वहाँ पे ले गए। क्योटो में उनकी अस्थियां है, राइट? आई हैव बीन टू दैट। टोक्यो में एक रनकोजी टेम्पल में अस्थियां उनकी पड़ी हैं। हाँ हाँ तो हाँ, उन्हों टोक्यो में, सॉरी। हाँ टोक्यो, तो हाँ उन्होंने हाँ। ये बोला कि ये टाइम आ गया है कि ये जितना कंट्रोवर्सी खींचनी थी खींच गई, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, अब सुभाष बोस जैसे जीवित नहीं होंगे, 100 साल तो गुजारेगा हाँ नहीं हाँ, उनका। of तो अब ये course। समय आ गया कि अब ये उनका नेताजी का 100 साल है, अब उनकी अस्थियों को भारत सम्मान से लाना चाहिए। अच्छा। तो ये पार्टी ने अपना प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक माहौल बिल्डअप शुरू हुआ। उसी माहौल में, उसी ज़माने के जो हमारे रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह जी, इन्होंने अनविटिंगली, मुझे लगता है कि उनको नहीं मालूम होगा पूरा, मुलायम सिंह जी ने अनविटिंगली ये बोला किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नेताजी की अस्थियों को वहाँ से ले आऊँगा, अच्छा, जापान से। जापान से। हाँ। जब उन्होंने ये बात बोली तो किसी भाई ने जाके कलकत्ता हाई कोर्ट में केस ठोक दिया कि आप पहले साबित करो अस्थि किसकी है लाने से किसकी पहले। है? हाँ ठीक है हाँ ना, ये तो हाँ। भैया टीवी के डिबेट तो है नहीं, मैं करेक्ट लेकर आ करेक्ट जाऊंगा, वहाँ करेक्ट। तो एविडेंस देना पड़ेगा। तो जब डिबेट ये जो 97 में केस लगाया, तो उस टाइम पे प्रभाशंकर मिश्रा जी वहाँ के चीफ जस्टिस थे कैलकाटा हाई कोर्ट के। इसलिए मैं आपको कैलकाटा और ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि एक नेताजी को लेकर के बहुत से मिथ्स, मिसकंसेप्शन हमारे देश में रहे हैं। अच्छा, जैसे? उसमें से एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन एक ये रहा है, वो खासकर हम जैसे लोगों में बहुत है, जो बंगाली नहीं है, ना आप ना हो ना मैं हूँ। मैंने ये देखा, ये खासकर आपके महाराष्ट्र में बहुत ये मिसकंसेप्शन है, हर जगह भी है, लेकिन गुजरात में है, दिल्ली में है, कि ये मिसकंसेप्शन ये है कि बंगाली जो होते हैं वो सारे के सारे नेताजी के भक्त होते हैं। हम्म, तो लोगों को बंगाल की जानकारी है नहीं। मुझे पता है, मैं वहाँ जाता हूँ, मेरे अच्छा। सारे दोस्त बंगाली हैं हाँ हाँ हाँ। ज़्यादातर करके। तो पहली बात ये कि 80-90% बंगालियों को सुभाष बोस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। ठीक है, वो सारे के सारे कांग्रेसी या कम्युनिस्ट टाइप है, वो तो वहाँ पे तो जो हाँ, कुत्ता उनको बोलते थे करेक्ट उनको। करेक्ट करेक्ट। तो उनको ये दिमाग से, आप ये दिमाग से निकाल दो बिल्कुल कि बंगालियों को सुभाष बोस में इंटरेस्ट है। एज ए कम्युनिटी दे नॉट बॉदर्ड। अच्छा। हाँ, उसके 4-5% बंगालियों में है, 10% जिनको सुभाष बोस में बहुत इंटरेस्ट है, हम्म, और वो इस पूरी मूवमेंट को मतलब उनमें पावर हाउस की पुश तरह कर रहे थे। हाँ। पावर हाउस है। मेरे भी दोस्त सारे के सारे वही हैं, मैं भी कलकत्ता जाता रहता हूँ, मेरे को भी अच्छा लगता है, सब कुछ है। बट इट वाज स्टिल माइनॉरिटी, नॉट मेजॉरिटी। नॉट मेजॉरिटी। हाँ। इट इज नॉट लाइक शिवाजी महाराज, जैसे हाँ, शिवाजी महाराज जैसे का नाम लोगे महाराष्ट्र तो आप में। सारे के सारे हमारी गर्दन तोड़ दोगे, अगर कोई इनके सम्मान में खिलाफ बोलेगा तो आप। करेक्ट करेक्ट। वो बंगाल में ऐसा नहीं है, वो नेताजी के लेके तो खुद गाली दिया, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, सुबह तो आ रहे और कांग्रेसी हैं। अब जैसे वो हाँ। आपके तो बंगाली जो हैं वो इसेंशियली कांग्रेस पार्टी के, गांधी जी के और पंडित जी के, इनके भक्त माने जाते हैं, या कार्ल मार्क्स के हो गए, या कम्युनिस्ट नहीं तो फिर कांग्रेस से कांग्रेसी, और इनका वो है तो वो सुभाष बोस के वो सपोर्टर नहीं है, नहीं सिर्फ वो है। नेताजी का नाम यूज करते हैं बीजेपी को अटैक करने के लिए। अच्छा। हाँ उसका हाँ, नाम को यूज करते हैं कुछ और, जैसे मेरे को बेसिक इंटरेस्ट गांधी जी के अंदर है, तो मैंने कहीं ना उसका एक सुभाष बोस की कहानी पढ़ ली कि वो फादर ऑफ नेशन कहा था, तो वो जुमला मुझे मिल गया, तो वो मैं वो बार बार उसको बोलता रहूंगा। मुझे अपनी गांधी भक्ति को डिफेंड करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, करेक्ट। कॉन्टेक्स्ट नहीं बताऊंगा ना मैं, कि अगर मैं आपको आज किसी में अपने बंगाली भाई को दिखा दूं कि सुभाष की, हमारे मोदी जी ने हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के बारे में 6 अच्छे ट्वीट किए, तो क्या इसका मतलब वो खड़गे जी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं? वो बोलेगा नहीं, ये Of course not। तो शिष्टाचार है। हाँ 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 तो भैया मेरे, वही सुभाष बोस का हाँ, वही था, वैसे सीन है। शिष्टाचार हाँ था। हाँ हाँ। उनकी गांधी से बहुत बुरी लगी हुई थी, जैसे मोदी जी की और खड़गे जी की बिल्कुल नहीं बनती है, राइवल पार्टीज है, लेकिन एक शिष्टाचार होता है कि जब खड़गे जी बीमार होंगे तो ऑब्वियसली वो मेंशन या बर्थडे विश करते, मतलब ऐसा नहीं कि दोस्त है। हाँ हाँ। तो वो आप उसको क्यों आप खींच रहे हैं? अगर आप खींचेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा कि मोदी जी ने दीदी के बारे में बहुत अच्छी बातें बोली। तो वहां तो ये कॉन्टेक्स्ट बीच में लेकर आए थे कि साहब ये तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आप तो ऐसे बोल रहे हो। भैया वो जुमला था, समझ गया। हाँ, ठीक है, वो फादर ऑफ नेशन जो गांधी जी ने को बोला वो जुमला था, फसाड था वो बस। हाँ, शिष्टाचार कह लो, जुमला कह लो, हाँ, आजकल का जुमला अच्छा वर्ड है, शिष्टाचार था। बाकी वो सुभाष बोस उसके खिलाफ में थे, उनके बारे में उन्होंने काफी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, राइटिंग में अवेलेबल है। अच्छा। कि आदमी, भारत जो है इसके रास्ते पे चले गड्ढे में जाएगा। और क्या बताइए क्या लिखे बोलो, ये सुभाष बोस के लिखा हुआ है कि अगर आजाद भारत गांधी जी के रास्ते पे चलेगा तो खड्डे में जाएगा। तो उन्होंने बहुत उल्टा सीधा उनके बारे में बोला है, ठीक है। तो ये अलग कहानी। तो वही कि वो उन्होंने, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम सुन के हिम्मत बोलना कि वो सेंटिमेंटल हो गए बंगाली। तो जज जो चीफ जस्टिस थे वो यूपी के थे, वो अपने मिश्रा जी। अच्छा। तो उन्होंने क्या, आई मेट हिम, बट वो मैं उसको कोट नहीं कर रहा कि मुझे उन्होंने क्या बताया प्राइवेटली। हाँ, पैराफ्रेज कर रहा हूं। नहीं, पैराफ्रेज नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। अच्छा, ठीक है ना, जो प्राइवेटली बताया वो खतरनाक चीज है, बट जो वो रिटायरमेंट के बाद में तो उसमें
ये है कि उसमें उन्होंने सरकारी वकील को घेर लिया हम्म, कि तुम्हारा स्टैंड क्या, तुम बताओ। तो सरकारी वकील जो है वो घिर गए इस केस में। अच्छा। तो वो बेचारी, तो वो अब ये ना कि टीवी के अंदर तो जुमला दे दोगे, टीवी पे तो आकर के आप दूसरे पे अटैक कर दोगे, प्राइवेट अटैक कर दोगे, तुम चला रहे हो, ये हो, तुम रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, कोर्ट में नहीं चलेगा। कोर्ट में नहीं चलेगा। और खासकर तब कि जज को केस का पता है, जज ने कहा जी तुम्हारा स्टैंड क्या, तुम बताओ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है। अब लकीली उस टाइम पे गवर्नमेंट थी देवी गौड़ा जी की। ये भी एक बहुत अच्छी एक अध्ययन का विषय है, वैसे अध्ययन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ। जब जब इस देश में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई है, नेताजी पे अच्छी एक्टिविटी हुई है। अच्छा। हाँ, कुछ डेवलपमेंट होती हैं, हाँ, इंक्लूडिंग नाउ। इंक्लूडिंग नो ऑफ कोर्स। तो वो डेवलपमेंट होती है, तो वो उसमें, तो वो ऑब्वियसली वो झूठ नहीं बोल सके, उन्होंने एडमिट कर लिया, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। कोई भी आदमी आपको बोले सुभाष बोस प्रियंका शर्मा मर गए, उसको बोलना कलकत्ता हाई कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पे, ज्यादा होशियार है तो जाके कोर्ट का ऑर्डर ढूंढने मिल जाएगा, देखो गूगल के बाद में। कोर्ट के ऑर्डर में साफ लिखा है कि सरकारी वकील ने एक्सेप्ट किया है कि प्लेन कैश की बात बोली जाती है, लेकिन उसके अंदर बहुत से लूप होल्स हैं, उसमें कंट्रडिक्शंस हैं और विटनेस अकाउंट मैच नहीं कर रहा है। वाओ। ठीक है जी, सरकारी वकील ने बोला। और आई विटनेस कंट्रडिक्शंस में आप किसी जेब कतरे को नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो उसने वो एडमिट कर लिया कि इस केस, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि तुम खुद एडमिट कर रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम है केस में, इसका मतलब पिछली इंक्वायरी से कुछ फैसला नहीं हुआ, आप इसका एक नया कमीशन बनाइए, उस पर इंक्वायरी करवाए। मुखर्जी कमीशन। तो 97 में जब कोर्ट का ऑर्डर आया, तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट बन चुकी थी। अब अटल बिहारी गवर्नमेंट भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती। एक और केस है, मैं उस पर जाऊँगा नहीं, लेकिन 85 में पहली बार नेताजी का केस जो है किसी कोर्ट में गया था, यहाँ पे जयपुर में, आपका राजस्थान हाई कोर्ट में। तो वहाँ भी एक ऑर्डर आया था कि इसके केस में कुछ इंक्वायरी टाइप होनी चाहिए, इस तरह का नहीं था लेकिन आया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। अच्छा। हाँ। तो लेकिन अटल जी इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि बीजेपी के लीडर्स और अटल जी वगैरह ये लोग नेताजी की डेथ के बारे में बोलते आए थे बहुत पहले से, 60 के दशक से, एंड आइडियोलॉजिकली अलाइंड एज वेल, जो भी और ये बात बोलते थे। तो ये लोग इसको, और वो जो फोटो लगी थी पार्लियामेंट में, उसमें लगाने में अटल जी का हाथ था, व्हाटएवर। तो ये लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने दिल्ली में मीटिंग बुलाई, टॉप सीक्रेट मीटिंग बुलाई। टॉप सीक्रेट मीटिंग में, मैं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड देख के बता रहा हूँ आपको, टॉप सीक्रेट मीटिंग है, क्योंकि ये केस जो है नेताजी की डेथ का, ये गृह मंत्रालय के रिबिट में आता है। पहले ये विदेश मंत्रालय के पास में था, लेकिन अब ये गृह मंत्रालय के पास में आ गया 67 के बाद से। तो उसमें उन्होंने अलग अलग लोगों को टॉप सीक्रेट, बिल्कुल ऐसे सीक्रेट मैसेज, आप जैसे मान लीजिए आपने उसमें जाना है, तो आपके घर में एक लेटर आएगा सील बंद, अच्छा, गृह मंत्रालय टॉप सीक्रेट मीटिंग। अच्छा, मूवी वाला जो रहता है, बिल्कुल फिल्मी से, नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग है, वहाँ पे आ जाइए करके, और बिल्कुल ऐसे। तो नहीं, पूरी कहानी है इस तरह की है। तो ये टॉप सीक्रेट मीटिंग हुई जिसमें अडवाणी जी ने चेयर की, और उसमें और लोग थे, और सोली सराब जी जो जब अटॉर्नी जनरल थे वो सब आए कि क्या करें। तो बाकी तो उसमें अब वही, जैसे उसमें नेताजी का एक भतीजा आया था, शिशिर कुमार बोस, उसकी जो ब्रांडिंग हुई है पूरे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में या पब्लिक में कि नेताजी के भतीजे हैं, पर ये नहीं बताते कि कौन सी पार्टी का आदमी है। कांग्रेस ही था। हाँ, अच्छा। तो ये नहीं बताते कि पार्टी कौन सी, पहले पार्टी बता, भारतीय का पहले पार्टी पूछना चाहिए, बाकी तो बात की बात है, पहले पार्टी बोल कौन सी पार्टी का है, क्योंकि वो पार्टी का स्टैंड लेगा, वो अपना आपको नहीं बताएगा आपको। तो कांग्रेस ही है, वो तो बोलेगा मर के प्लेन कैश पे, उसने तो ना फंसना बोल करके। तो लेकिन सोली सराब जी ने बोला नहीं, ये इंक्वायरी होगी, कोर्ट का ऑर्डर आया, तो हम लोग उसमें नहीं कर सकते। तो उन्होंने कोर्ट की इंक्वायरी हुई, तो वो जो प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पूछा कि कोई रिटायर्ड जज का नाम नॉमिनेट करे। तो नॉर्मली वो 2-3 का नाम देते हैं, गवर्नमेंट एक चूज़ करती है। मैंने सुनने में आया था मुझे ज़माने में, क्योंकि ये जस्टिस थॉमस का नाम चल रहा था, मुझे पता नहीं, मैंने सुना, ये मेरे पास को रिकॉर्ड देखा था, बट ही वॉज नॉट अवेलेबल। अच्छा। लेकिन फिर वो जस्टिस मुखर्जी का नाम चला गया, तो जस्टिस मुखर्जी बिकेम द हेड ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी चेयरमैन, हेंस मुखर्जी कमीशन, जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी कमीशन। ठीक है, अब ये मेरी नॉलेज में है डायरेक्टली, आई मेट जस्टिस मुखर्जी। अच्छा, ऑब्वियसली यार मैं कमीशन के सामने था, वो तो सामने 2021 में उनकी डेथ हुई है जस्टिस मुखर्जी की अभी, तो आई न्यू है। जस्टिस मुखर्जी के बारे में मैं आपको ये बोलूँ कि उनकी इंक्वायरी में सबने उनकी तारीफ करी है, इवन जापानी ने तारीफ करी है उनके ऑन रिकॉर्ड पे। वो टू द पॉइंट काम करते थे। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, वो खुद वकील थे, बाद में वो जज बन गए। वो आपके पहले अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद 10-12 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट, आपका जो महाराष्ट्र का जो हाई कोर्ट है, उसके चीफ जस्टिस थे बॉम्बे हाई कोर्ट के। ही वाज अ सीजीआई देयर, देन ही बिकेम द सुप्रीम कोर्ट जज। और जज भी अलग अलग किस्म के होते हैं, मेरा मुहम्मद खमान आप, ठीक है। तो इनका कोई किसी से कंट्रोवर्शियल कोई कोई कुछ नहीं है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहते हो तो इनकी छोटे भाई जो लंदन में बहुत अच्छा कॉर्पोरेट सेक्टर में बड़े हाईली प्लेस थे,
अपने टाइम पे। उनकी जो वाइफ है, उनके पिताजी कांग्रेस के मिनिस्टर थे अच्छा, जो बट वेरी मतलब दूर ही का हैज नो कनेक्शन। लिंक हाँ विद एनी हाँ पॉलिटिकल हाँ पार्टी, हाँ ही वाज हाँ। टू द पॉइंट, ही वाज वेरी अच्छा, ऑब्जेक्टिव, हाँ, अनबायस्ड। हाँ। टोटली अनबायस्ड। हम्म किसी ने उनके सामने पंडित जी को क्रिटिसाइज करने मना करा कि ये दिस इज नॉट द फोरम फॉर दिस, हम्म। यू कैन डू आउटसाइड, अच्छा। आई एम ओनली हियर टू फाइंड आउट वेदर सुभाष चंद्र बोस डाइड और डिड नॉट डाई एंड व्हाट हैपेंड टू हिम, मेरा काम ये सब पे पढ़ना नहीं। तो बड़ा करेक्ट। वो बिल्कुल उस मामले में बिल्कुल उन्होंने स्टैंड बिल्कुल वही लिया, उन्होंने कोई वो बिल्कुल उस पर नहीं पड़े जी। ठीक है। तो ही बड़ी अनमोनिक। तो जस्टिस मुखर्जी के इंक्वायरी के बारे में आपको बस मैं ये बताऊं उसमें कि जस्टिस मुखर्जी की इंक्वायरी से पहले जो इस पूरे केस को देखने का तरीका ये था कि ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ, जिस प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो गई, ऑफिशियल नैरेटिव। और इंक्वायरी आपने की तो आपने दो कहा बार। जो भी हाँ। कहा हाँ जी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई, कहानी अच्छा, खत्म। हाँ। मुखर्जी ने इस केस को बोला नहीं, केस ये नहीं है, केस ये है कि अकॉर्डिंग टू द जापानीज अकाउंट या जो ऑफिशियल वर्जन है जो जापानीज ने और लोगों ने जो भी जो वहाँ पे थे उन्होंने दिया कि 17 अगस्त की शाम को सुभाष चंद्र बोस उनके एडीसी हबीबुर रहमान एक जहाज में चढ़ जाते हैं। वो जहाज में एक लेफ्टिनेंट जनरल शिडेई जो है कहीं जा रहा है और कुछ और जापानी अफसर हैं शिडेई के साथ में। ये जहाज टेक ऑफ करता है, अगले दिन ये जहाज पहुंचता है ताइवान में, और वहाँ टेक ऑफ के टाइम पे जहाज क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद में नेताजी उसमें शिडेई हुए मर जाता है एकदम से, सुभाष चंद्र बोस बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। और सुभाष बोस को और उसको आग लग जाती है शरीर में, तो वो कंट्रोल करने के लिए हबीब रहमान उनके कपड़े फाड़ता, उसके भी हाथ जल जाते हैं। फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है सुभाष चंद्र बोस को, वहाँ पे उनका इलाज डॉक्टर योशिमी और डॉक्टर सुरुता करते हैं, ठीक है, कुछ नर्से वर्से भी वहाँ पर हैं, तो वो वहाँ पे इलाज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है। फिर वहाँ पे उस जमाने में वहाँ पे वो उस जमाने के रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं, बिल्कुल वेरीफाइड, कोई डिस्प्यूट नहीं करेगा कि जैसे और जगह पे होता है कि जब कोई मरता है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, उसके बाद में उसके बेस पे आपको क्रिमेशन परमिट मिलता है आपको। करेक्ट। तो उन्होंने ताइपाई में डेथ सर्टिफिकेट दिया डॉक्टर ने, और उसके बेस पे क्रिमेशन परमिट डिक्लेयर हुआ, और वो बॉडी को फूंक दिया, और फूकने के बाद में वो एशेज जो है उठा करके रनकोजी टेम्पल में ले गए, ठीक है। अभी डीएनए में तो बाद में आऊंगा, डीएनए टेस्ट होता है कि नहीं, तो अलग कहानी। तो essentially this is not the story of only the plane crash and his death, it is a story of plane crash, hospitalization, treatment, death and cremation। ये एक स्टोरी है। हाँ। ओके। आप बता रहे हो प्लेन क्रैश में डेथ होगी, नहीं, प्लेन क्रैश में डेथ नहीं हुई है, प्लेन क्रैश में इंजर्ड हुए हैं, हॉस्पिटल में लाया गया है, वहां पे डॉक्टरों ने इलाज किया है, और योशिमी साहब जिंदा थे 2007 तक, उनकी मुखर्जी में भी गवाही हुई है, उनकी इंटरोगेशन रिपोर्ट पढ़ी है अंग्रेजों के ज़माने में, उनकी शाहनवाज कमेटी में डिपोजिशन हुआ था, उनका कोस्टम में आए थे, बड़ा माइंड बुड्ढे का बड़ा तेज था, बड़ा तमीज का, ठीक है, वो है। उसके साथ में फिर आपकी उनका क्रिमेशन हुआ है, ये सब है, ठीक है। तो जस्टिस मुखर्जी ने जो इंक्वायरी करी, और उसमें मैं भी अपना ऐड कर दूं कि मैं भी मेरा उसमें रोल है बहुत बड़ा, वो आप चुप, अलग कहानी है, लेकिन वो पूरी कहानी में ये पता हुआ कि प्लेन क्रैश को तो बिलीव हम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट खुद कह रही कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि प्लेन क्रैश का सिर्फ आई विटनेस अकाउंट है, करेक्ट, उसका कोई रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। तो आई विटनेस कंट्रडिक्ट कर रहा है कि हर एक आदमी अलग तरीके से बता रहा है घटना को, तो उसका मतलब घटना घटी नहीं है, करेक्ट है। लेकिन उनके हॉस्पिटलाइजेशन का, डेथ सर्टिफिकेट का और कमीशन का जीरो प्रूफ है, पूरी कहानी खत्म। अच्छा। तो जस्टिस मुखर्जी ने ये जो एंगल पकड़ लिया कि हॉस्पिटल में जाने का कोई प्रूफ नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती होने का कोई प्रूफ नहीं है। तो आपने जो दो लोगों के नाम लिए थे, वो कौन से? आपने अभी 2 नर्सेस के नाम लिए थे ताइवान में। नो नर्सेस, फिक्टिशियस नर्स थी। सो ये डेटा किसने बनाया था फिर? ये अलग-अलग वो टाइम पे निकला था, एक फिक्टिशियस सर्टिफिकेट भी निकला नेताजी का, झूठा सर्टिफिकेट का, वो निकला 88 में, निकालने वाला कौन, को इंदिरा गांधी का एडवाइजर था। ओके, एक लंबी चौड़ी कहानी है, हां, बट ठीक है, कैरी ऑन। बहुत लंबी कहानी है कि कोई सर्टिफिकेट नहीं है। हां, और ये घुमा रहे चीज, बिकॉज़ स्टोरी बनाई बस। प्रॉब्लम ये हो रही है इस केस में कि ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये कोई बॉम्बे की फिल्म नहीं है कि 2 घंटे में आप कॉलेज में गए, वहाँ पे लड़की मिली, प्यार हो गया, शादी हो गई। लाइफ में ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है, लोग पकड़ ये तो 5 सीजन वाला टीवी शो है बेसिकली से देखा। ये भैया इसमें लंबे चौड़ा है, पूरा क्रिमेशन की बड़ी लंबी कहानी है, कैसे हुआ। डॉक्टर साहब जो है, एक डॉक्टर कुछ बोला, दूसरा डॉक्टर कुछ और कह रहा है, डॉक्टर अपना स्टैंड चेंज कर रहा है, जापान गवर्नमेंट स्टैंड चेंज कर रही है, भारत सरकार की एम्बेसी कुछ बोल रही है, भारत सरकार की कैबिनेट कुछ और बोल रही है, यहाँ 50 लफड़े। द केस हैज बिकम वेरी कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि हर एक आदमी अलग अलग बातें बोल रहा है। जब तक आप उन सब चीज़ों को एक जगह नहीं लेकर आओगे, समझ में नहीं आएगा। हम अपनी किताब में, अभी जो किताब है वो रिसेप्शन लेकर के आ गए। अब प्रॉब्लम ये आ गई है आज के ज़माने में, खासकर बुड्ढों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि किताब उठाते हैं और साथ में ये फ़ोन उठा लेंगे, हाँ, ये देखना शुरू कर देंगे, फिर किताब पढ़ लेंगे, फिर ये पढ़ना शुरू कर देंगे।
भैया ये और किताब साथ में नहीं चलेगी। अच्छा। जब पढ़ना है इसको बंद रखो और कंसंट्रेशन से पढ़ो उस किताब में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसमें आपको 70-80 साल की कहानी, उसमें अलग 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 एंगल सारे समझाए हुए हैं। देयर वाज नो प्लेन क्रैश, सुभाष चंद्र बोस नेवर अराइव्ड इन ताइवान। ओके, ठीक है? सो ही वाज इन सिंगापुर। ही वाज नॉट, नो ही डिड नॉट अराइव इन ताइपे। अच्छा। ठीक है जी। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल हाँ। हबीबुर रहमान कह रहा है कि नेताजी मेरे सामने थे, ठीक है, और उनके कपड़ों में आग लगी, ठीक है, और मैंने कपड़ों को ऐसे फाड़ के उनके, मैंने कपड़े फाड़े, नंगा किया, लेकिन 3rd डिग्री बर्न हो गया, मेरे भी हाथ जल गए। तो हाथ में इंजरी कहाँ होगी हबीबुर रहमान की? यहाँ पे ना, हाँ, करेक्ट, डॉर्सल में होगी ना, करेक्ट। फाड़ करके, बट हिज इंजरी वाज हियर। एंड देन देयर अदर एविडेंस की, देन उसको लोगों ने कहा ये तो एसिड के जलने की वजह से, अपेरेंटली तेरे को किसी ने एसिड से जलाया तेरे को। इट्स नॉट एडिंग अप। हाँ, देयर आर मल्टीपल थिंग्स एडिंग अप। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट जस्ट वन थिंग। मैंने कहा तेजो महल नहीं हूं मैं, एक, इट्स नॉट वन थिंग। हबीबुर रहमान ओनली वन पर्सन, मल्टीपल पीपल। फॉर एग्जांपल आपकी आंखों के सामने कोई वीआईपी जिंदा जल के मर जाए, उसको कपड़े फाड़ के नंगा करके हॉस्पिटल ले जाए, ये इतनी भयानक घटना भूलोगे कभी आप? खासकर तब जब आप फौज के अफसर हो, कर्नल वर्नल हो, और बाद में आप किसी मित्सुबिशी कंपनी के आप मैनेजर बन रहे हो, इन अ डेवलप्ड कंट्री, बाय द वे, डेवलप्ड कंट्री, और वो बाद में बड़े सीनियर, वो बड़े अच्छे में लगे थे, वो लोग छोटे मोटे लोग नहीं थे वो, ठीक है, बाद में बड़े। तो आपका अकाउंट तो सेम होगा ना। छोटी मोटी वो प्रॉब्लम आएगी, मैं समझ में आता है कि साहब मैं इंडिगो के जहाज में था, जहाज के अंदर मतलब उसमें 4 सीटें थी, 10 मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। हाँ, छोटी छोटी, लेकिन मेजर सी तो रहेगी ना कि आपने जहाज दिल्ली से पकड़ा था कि कलकत्ता से पकड़ा था। ऑफ कोर्स। तो वहां पे ये हो रहा है कि अगर वो घटना घटी है, तो जैसे हबीबुर रहमान कह रहा है कि जब उसकी पहले इंटरोगेशन होती है तो कह रहा मुझे नहीं मालूम सुभाष बोस कैसे बाहर निकले। अच्छा। सेकंड टाइम में कहते थे मैंने कपड़े फाड़े, पहले में नहीं बोला अमेरिकन को। सेकंड टाइम में कहा जी मैंने करा। दूसरा जापानी जो जहाज में था उसने कहा जी हबीब ने कुछ नहीं किया, मैंने सुभाष बोस के कपड़े वो किया। तीसरा जापानी जो वहाँ पोस्टेड था नाकामुरा, वो कह रहा जी ये लोग कुछ नहीं करते, मैं तो वहाँ पे एयरड्रोम में बैठा हुआ था, जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ मैं गाड़ी लेके वहाँ गया और हमने सबको बाहर निकाला। सो इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इट्स नॉट तेजो महल स्टोरी कि मैं 2 चीजें पकड़ के बात नहीं कर रहा, मैं इस पे 8 घंटा बात कर सकता हूँ पूरा। 50 चीजें वो सब रिकॉर्ड है, ये थ्योरी नहीं है। करेक्ट। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपको मिल जाएगा। आईबी के लोगों ने इसको खुद क्वेश्चन किया अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है, वो अलग कहानी है। तो उसमें ये कि इसमें इतने सारी चीजें इसमें आ रही हैं, इसमें ये है ये है ये है, ये करके वो एड अप नहीं कर रहा। तो वहाँ कोई आदमी हॉस्पिटल में गया ही नहीं, इसलिए उसकी बॉडी की फोटो उन्होंने लेनी उन्हें, तो वो दिखाई, तो पूरा वो समझ में आ गया कि सारी कहानी झूठी है। मरा कोई वहाँ जापानी सोल्जर इचोरो कोरा, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूंक दिया लोगों ने। अभी वहाँ पे खड़ा हो गया शक्ल बना करके, उसकी अस्थियों को उन्होंने जापान में जाके लेके पहुंचा दिया उन्होंने, जो वो टेम्पल है वहाँ पे। जो टेम्पल है, ठीक है। अब टेम्पल में वहाँ गए, एक चीज लोगों को पता नहीं है देश में कि अस्थियां हमारे पास में अभी भारत सरकार की पड़ी जापान में है, लेकिन 1952 में हमारी एम्बेसी जो वहाँ पर है उसने अपनी कस्टडी में ले लिया उनको। अच्छा। और पुजारी को बोला अभी रख ले, बाद में हम ले जाएंगे। ओके, ठीक है। अस्थियां भारत के पास में, सिर्फ फिजिकल पोजीशन जो उसका जो है ना वो वो टेम्पल पुजारी के पास में। और उसमें घटना घटती जैसे ना कि एक स्टोरी के अंदर मल्टी लेयर्स है। 1967 में पुजारी को प्रॉब्लम होगी, यार ऐसे कौन रखता है अपने पास में अस्थियां, किसी के ऊपर से टेढ़ा इशू है। तो उसको उसने यहाँ जैन दीक्षित साहब थे उस जमाने में, वो पोस्टेड थे वहाँ पे, बाद में ये फॉरेन सेक्रेटरी बने, NSA बने यहाँ पे। तो जैन दीक्षित ने चिट्ठी लिखी भारत में कि साहब पुजारी को प्रॉब्लम हो रही है। तो उसकी चिट्ठी हैंडल करने वाला जो सेक्शन का हेड था वो था KR नारायणन, जो बाद में आपके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और बाद में जाकर राष्ट्रपति बन गए हमारे। अच्छा। तो नारायणन साहब को, बड़े नेहरू जी के बड़े खास थे वो, तो नारायणन साहब को चिट्ठी लिखी, तो नारायण का आइडिया था कि इसको पैसा दो इसको बैठ करके, ठीक है। तो 67 के बाद से ये टॉप सीक्रेट है कि भारत सरकार उनको पैसा खिला रही है। ओके, ठीक है। हाँ। और ये पैसा खिलाने के प्रोसेस में कम से कम 10-12 फॉरेन सेक्रेटरीज को मालूम है इस बात का, जो जीवित है, इंक्लूडिंग हमारा करंट फॉरेन मिनिस्टर। मजाल है किसने मुंह खोला आज तक, मतलब जयशंकर जी, ही आल्सो पोस्टेड देयर ना, ही आल्सो हैंडल्ड दिस केस। अच्छा, सबने हैंडल किया, सबको पता है पैसा खिलाते हैं हम लोग, किसी ने नहीं बोला आज तक। देखो हिंदुस्तान के अंदर आप देखो एक नंबर का बड़बोला किस्म का हम लोग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दुनिया जहान भर के यहाँ पे हमारे फॉर्मर डिप्लोमेट बैठे हुए, रिटायर्ड, ठीक है, पुराने, अभी तो मारो गोली, अभी तो जो मर गए, और वो आकर के जुमले देने की दुनिया में ऐसे होना चाहिए, अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो दुनिया जहान भर की बातें करते हैं कि सोमालिया में ये हो गया, वहाँ पे हमारे को ये करना चाहिए, वो करना है ना, सारे एक्टिव होते हैं। उनसे ये पूछो, कमीन की औलाद, पिछले 80 साल से पूरे देश में सुभाष बोस की डेथ की कंट्रोवर्सी की बात चल रही है, उस पर 3-4 बार कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठ चुका है।
और भारत सरकार ने ये बोला है कि इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम अमेरिका में रहते हो, तुम में से एक आदमी ने आज तक अपनी किताब में एक लाइन नहीं लिखी उस केस के बारे में। जो लोग रशिया में पोस्टेड भी थे उन्होंने क्यों नहीं लिखा इसके बारे में? आप लिखो कि मर गए प्लेन क्रैश में। दुनिया की बातें मुझे आपसे दुनिया की कहानी नहीं सुननी भैया। अमेरिका में क्या हो रहा है मैं उसके लिए मैं जाके देख लूंगा फॉक्स न्यूज। आप कौन हो? आज वो जमाने चले गए आपके, वो पुराने जमाने सही के बात हमारे है, पास हाँ एक्सेस नहीं हाँ था, हाँ मजबूरी में तुम्हारी किताब पढ़नी पड़ती थी। मुझे ज्ञान किसी का लेना है विदेश का, मैं विदेश की जाके देख लूंगा। तुम्हारे करेक्ट, हाँ इंटरप्रिटेशन से मुझे क्या लेना देना? करेक्ट, आई गो टू द सोर्स ना गंगोत्री में, मैं हाँ क्यों जाके करेक्ट तुम्हारी बैठ के पढ़ूं? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इतने सारे डिप्लोमेट, इतने सारे फॉरेन मिनिस्टर, इतने सब लोग निकल के इन्होंने चू तक नहीं किया इस केस के बारे में आज तक। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। ठीक है, इशू इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कैसे कमीशन बना दिया? 3 बार हो गई। हाँ, इतनी इंक्वायरियां हो गई। दिखाऊं आपको रिकॉर्ड्स अमेरिकन और दूसरा अभी और भी उसके भी काउंटर में छोड़े हाँ, कि तुम क्या हो, अगर अमेरिकन सीआईए इसमें इंटरेस्ट ले रही है, तुम्हें नहीं पता, तुम ज्यादा अंग्रेज हो उनसे क्या? तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कि इतना ये पैसा खिला रहे हैं उनको, और अभी भी हम उसको लेके पार्लियामेंट में झूठ बोला कि हम नहीं खिला रहे। एक नंबर के झूठे लोग हैं सरकार वाले। तो ये पैसा खिला रहे थे उसको के। तो अस्थियां हमारे पास में है, उसका डीएनए टेस्ट करना है ना, कल सुबह हो जाएगा। क्यों नहीं होता? दो चीजें। पहली चीज ये कि मुखर्जी साहब गए वहां पे, टेम्पल में गए, अस्थियां दिखाओ मेरे को, वो किसी कपबोर्ड में रखी हुई करके। कैन यू बिलीव दैट दिस इज जापान? जापान इज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। हाँ नहीं, वही बोला मैं, डेवलप्ड नेशन, डेवलप कंट्री। हमारे साथ थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं है वो टाइम पे भी नहीं, अभी भी वो अभी भी तो है ही, बट वो टाइम पे भी हम अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है भैया, हमारा कोई फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं बना हमारा। तो उसमें यह कि वहां जब गए तो उसने कहा जी आज संडे कारपेंटर नहीं है, आज अवेलेबल नहीं है। यार जापान है यार, तुम क्या बात करते हो? ये तो हमारी कंट्री में होता है कि संडे कारपेंटर नहीं मिलेगा। तो वो दिखाना नहीं चाहते थे उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने एम्बेसी वालों को बोला, दोनों यंग ऑफिसर थे, बड़े सीनियर लोग, अभी रिटायर हो गए मेरे ख्याल से, दे वर वेरी सीनियर पीपल। ऑफ कोर्स जो एमईए में जो सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी होगा तो बुढ़ापे में तो बड़ा टॉप बनेगा, वरना एम्बेसडर बनेगा अभी खुद। तो उनको दो को बोला कि ये जस्टिस मुखर्जी, ये 2002-3 की बात है, 2002 की हो, कि आप ये अस्थि कलश खोल के इसकी फोटो खींच के मुझे भेजो। खींच के फोटो अस्थि कलश खोला, बाद में आके तब तो मना नहीं कर सकते हो कि एम्बेसी वाले वही मेन इंचार्ज में। तो जस्टिस मुखर्जी ने ये फोटोग्राफ जो थी और डिटेल भेजी जाने माने डीएनए एक्सपर्ट्स को, इंग्लैंड में फोटो और डिटेल, और अमेरिका में और जगह पे। इंग्लैंड में कौन थे, मैं उनका नाम बोल गया, एलेक्स जेफरीज। नो एलेक्स जेफरीज वेरी वेल नोन नेम। एलेक्स जेफरीज को भेजा उन्होंने, और लोग को, टेरी मिल्टन को अमेरिका भेजा, उस टाइम पे काफ़ी जान मानी थी वो। तो टेरी मिल्टन, तो सबने ये बोला कि ये जली हुई हड्डियाँ है, तो उसमें डीएनए की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, टेरी मिल्टन ने बोला कि चांसेस मुझे नहीं है कि मैं इस पर टेस्ट करूँगी तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम विलिंग टू ट्राई एंड डू अटेम्प्ट अ मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट ऑन दीज एशेस रिमेन्स। वो उसमें हड्डियाँ हैं, बहुत सारे टुकड़े हड्डियों के, जॉ बोन, ये वो स्कल के टुकड़े वो दिखाई दे रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, मैं ये करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले आप इनका एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करा के उसकी रिपोर्ट मुझे दो। तो बेसिकली वो हड्डियाँ जो है ना, जैसे वेरी क्लियरली यू कैन सी द लोअर जॉ बोन, ये अवेलेबल है, और स्कल का ये जो क्रेनियम पार्ट है ये दिखाई दे रहा है बड़ा क्लियरली उसमें। तो जो एंथ्रोपोलॉजिकल एक्सपर्ट होते हैं वो तो इतनी एक हड्डी से पूरा डायनासोर खड़ा करते हैं, ठीक है ना। तो बता देंगे कि हड्डी जैसे ये पोर्शन है क्रेनियम का, जो मुझे पता है एज ए ले पर्सन, कि अगर एक मेल अगर छोटा भी होगा हाइट में और फीमेल लंबी भी होगी, तो कहते हैं कि मेल का क्रेनियम मोटा होता है। तो वो पकड़ लेते हैं कि आदमी की हड्डी की औरत की हड्डी है, ठीक है। तो ये आदमी हिंदुस्तानी है कि विदेशी है, कौन है, ये है, कब मरा, क्या, आई थिंक दे विल बी एबल टू फिगर आउट। So basically, you don't require a DNA test. You can do anthropological test, and probably that will give you a good idea. तो now the question is कि फिर DNA test क्यों नहीं हुआ? तो जस्टिस मुखर्जी ने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बोला करने को कि आप ये कराओ, तो इट इज भारत सरकार विच हैज नॉट एक्टेड ऑन इट। अदरवाइज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कराइए, हम तो कह रहे हैं कराओ, आज भी कर सकते हैं। हाँ, आप पहले एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट करो, अगर डीएनए नहीं भी होता है आप एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट किसी फॉरेन की लैब में करो, पता लगाओ ये हड्डी किसकी है। क्यों नहीं कर रहे? अब वो इसलिए नहीं कर रहे, दो कारण। पहले कारण कि मुखर्जी ने एविडेंस दे दिया है, उसको हमने ऐड भी करा के जाकर के, कि क्लियर कट डॉक्यूमेंट्री और अदर एविडेंस निकल के आ रहा है कि इचूरो ओकुरा नाम का एक जापानी सोल्जर मरा था, क्योंकि जापानियों ने और सुभाष बोस ने रशिया जब जाना है, एक नकली स्टोरी प्लांट करनी थी, तो ये नकली स्टोरी प्लेन क्रैश की प्लांट की गई। अच्छा। उसमें डिकॉय, हबीबुर रहमान वगैरह ये विलिंग पार्टनर्स थे। तो उन्होंने एक नकली क्रिमेशन क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से कोई बॉडी किसी सोल्जर की लाके फूंक दी वहाँ पे। ये अस्थियाँ इचूरो ओकुरा नाम के जापानी सोल्जर की अस्थियाँ। ओके।
तो ये बात सबको पता है, जो टेम्पल में थी वो। टेम्पल में हाँ। गवर्नमेंट को पता है कि वो जापानी की अस्थि है, वो तो नेताजी की पता है, लेकिन है हाँ। जापानी की। हाँ। तो इसकी वजह से ये लोग नहीं करना चाहते। दूसरा कारण ये है, आपको मैं आई गिव यू लार्जर पिक्चर। एक श्यामजी वर्मा नाम के बहुत जाने माने हमारे देश फ्रीडम फाइटर थे, सावरकर जी के साथ में थे, और उनकी डेथ हो गई थी भारत विदेश में, और उनकी अस्थियां वहीं विदेश में स्विट्जरलैंड में पड़ी हुई थी। तो मोदी जी हमारे मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो ये वहाँ गए स्विट्जरलैंड में, मैं स्विट्जरलैंड की बात कर रहा हूँ, मेरे स्विस में था, बट समवेयर इन यूरोप, और बड़े आदर से और सम्मान से श्यामजी वर्मा जी की अस्थि को सिर पे लेकर के मोदी जी भारत में लेकर आए। ठीक है, अगर श्यामजी वर्मा की अस्थियों को मोदी जी लेकर आ रहे हैं एज ए, तो हाँ, इसमें व्हाट इज स्टॉपिंग हिम? करेक्ट। यू थिंक अ पर्सन ऑफ हिज स्टेचर, Of course he can if he want. if he wants to he can do. why is he not doing it? there is a reason why कि मनमोहन सिंह वहाँ नहीं गए ना, जापान में जाते हैं लेकिन वो मंदिर में नहीं जाते। उसमें इंदिरा गांधी गई, लेकिन वहाँ लिख कर गई कि भगवान बुद्ध का मैसेज देकर आ गई, नेताजी का नाम नहीं लिखा। पंडित जी का वही भगवान बुद्ध का नाम लेकर आ गए, सुभाष बोस का नाम नहीं लिखा। द रीजन वाई नो प्राइम मिनिस्टर कैन डू इट इज वेरी सिंपल। उस लेवल पे उनको मालूम है कि वो सुभाष बोस की एशेज नहीं है, और नेताजी जीवित थे, ये एविडेंस न केवल भारत में जबकि विदेश में भी अवेलेबल है। ठीक है, आज के दिन में कोई भारत का प्रधानमंत्री, कोई भी आज 2 साल बाद 3 साल बाद जापान जाता और कहता जी कोई किसी ने हरकत नहीं की, मैं ऐसा पहला आदमी हूँ जो जाके जापान में नेताजी की अस्थियों को लेकर आऊँगा और सिर में रख करके मैं उसको लैंड करूँगा कलकत्ता में, उसके बाद मैं पूरे देश में घुमाऊँगा, पूरा मीडिया में तमाशा होगा, पूरा नेताजी के परिवार के लोग रोना पीटना शुरू कर देंगे, फिर मेमोरियल भी प्रॉपर होगा ना। तो कौन प्रधानमंत्री इसको छोड़ेगा? मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री 2 साल बाद कर देता है, ठीक, कोई और प्रधानमंत्री आता है, 2 साल बाद 3 साल उसने कर दिया, ये करने के 2 महीने बाद रशियन गवर्नमेंट ने अगर फाइल निकाल दी कि बंदा तो हमारे पास में था, फिर करेक्ट गया ना काम से प्रधानमंत्री वो, किसी और की अस्थि लाके तुरंत चेप दी यहाँ पे। सो वेयर ही वाज, सो दैट मींस द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया विल नॉट डू इट। उन्हें कोई स्टॉप नहीं कर सकता। इमरजेंसी में लाने का प्लान था, लेकिन एंड टाइम पे सब लोग, प्रधानमंत्री नहीं राजी होता और नहीं होगा। अगर इंदिरा गांधी नहीं लाई, राजीव गांधी नहीं लाया, पटेल जी नहीं लाए, मोदी भी नहीं लाने वाला। उन्हें पता है अस्थियां सुभाष बोस की नहीं है। कमीशन वमीशन बच्चों खेला, गवर्नमेंट के पास पूरी मशीनरी बैठी है इंटेलिजेंस की। तो रशिया वाली कहानी ठीक है, वो रशिया में थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब उसमें मैं आपको ये है कि लंबी चौड़ी कहानी है, कभी उस पर पूरा पार्ट का रशिया पे कर सकता हूँ कि रशिया वाली कहानी में क्या अच्छा, क्या नहीं है, बट ब्रीफली उसका जो लबो लबाब ये है कि एज ए जर्नलिस्ट आई एम कन्विंस्ड दैट ही वाज इन रशिया, बिकॉज़ मल्टीपल लोगों ने बोला जिनकी मुझे डाउट नहीं है, जैसे अमेरिकन रिपोर्ट्स हैं, वहाँ की रिपोर्ट है जो ये इंडिकेट कर रही है कि आदमी सुभाष बोस रशिया में था। ठीक है, अच्छा, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं इंक्लूडिंग CIA की रिपोर्ट है। अच्छा, तो आप मुझे फिर बोलोगे भी साहब अगर है तो फिर देन व्हाई कांट यू प्रूव इट, लाइक जो मेल वाली बात आ जाती है ना। प्रॉब्लम ये है कि भारत सरकार ने इस केस को लेकर के एक दोगलापन ले रखा है। जब कभी थोड़े हम 2-4 अभी रोक दिया, लेकिन पीछे होता क्या था, जब भी यहाँ पे खबर उठती थी कि दाऊद इब्राहिम कराची में है, तो हम अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का डॉजिया बनाकर पाकिस्तान गवर्नमेंट को देते थे कि दाऊद इब्राहिम आपके पास में है। अब पाकिस्तान में भी वो बेसिकली कानून तो वही है जो अंग्रेज बना के गए थे, वही कोर्ट, हमारे कार्ड कोर्ट आर्मी सब बराबर ही हैं, उसी ब्रिटिश आर्मी चल रही है और वो आर्मी चल रही है, कोर्ट लाहौर कोर्ट, दिल्ली कोर्ट, बेसिक तो फंडामेंटल सेम है अपना। तो वो कहते जी इसमें तो एविडेंस कुछ नहीं है, वैसे भी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स को एविडेंस नहीं माना जाता। करेक्ट है, ठीक है। तो अब आपको पता है, मुझे पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, लेकिन उसको लीगली एस्टैब्लिश हम नहीं कर सकते। लीगली एस्टैब्लिश कब होगा? जब दाऊद इब्राहिम अपना एफिडेविट देगा अपने बॉम्बे कोर्ट में कि मैं जीवित हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ कराची में। सो अकॉर्डिंग टू हिम, तो प्रॉब्लम ये है कि आप लीगली एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, अदरवाइज आपको पता है, मुझे पता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नेताजी की बात आती है तो ये हमसे लीगल डॉक्यूमेंट मांगती है। अपने कागज तुम दोगे नहीं, कागज हमको दिखाओगे नहीं, रशिया वालों से बात आप करोगे नहीं ढंग से, तो और हम कैसे तुम्हारे लीगल डॉक्यूमेंट निकाल के देते? तो ये सारी कहानी वहाँ पड़ जाती है। तो अब चक्कर है कि जब मैं इस केस में एक्टिव हुआ साल 2001 के आसपास में, मैं हिंदुस्तान टाइम में था, तो ये उस टाइम पे इंक्वायरी HT ने करवाई। तो जब मैं उसमें घुसा, बातचीत की लोगों से, ये क्या वो क्या, तो यही 2 बातें लोग करते थे कि प्लेन क्रैश हो गया और रशियन एंगल की बात करते थे। तो उसमें फिर एक और थ्योरी निकल के बीच में लोग बोलते थे कि कोई नेताजी साधु बन गए थे। तो इस बात को मैंने कभी तो माना नहीं। मैं दिल्ली का पैदा हुआ आदमी हूँ। आपको बोला मैं साधु बन गए थे इंडिया में। तो मैं तो DC कॉमिक पढ़ता था बचपन में, मार्वल। मैं तो ओरिजिनल पढ़ी है, मैं DC और मार्वल मतलब मैंने पढ़ी है यहाँ पे।
मैं नई दिल्ली में था तो हमें फॉरेन मैगजीन मिल जाया करती थी, तो अच्छा, मैंने हाँ, हाँ। ओरिजिनल डीसी और मार्वल पढ़ी हुई है अमेरिका की हुँ, बचपन में। तो मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, और इनफैक्ट मुझे याद है कि पहली बार मैं जब अपने ऑफिस में बैठा था हिंदुस्तान टाइम्स में, हम लोग इंक्वायरी, हमने एक पब्लिक अनाउंसमेंट की थी कि जिसके पास भी कोई बताने लायक चीज़ है तो हमको आके बताए हिस्ट्री के ऑफिस में, यहाँ पे कनॉट प्लेस में। हुँ, तो कई लोग आते थे, नेताजी के परिवार के लोग आए, आईएनए के लोग आए, या हुँ। उन्होंने हमको बुलाया, इंटेलिजेंस के लोगों ने, अच्छा, रिटायर्ड लोगों ने हाँ, बुलाया हाँ। घर में। हुँ, ऐसे लोग आते थे, बातचीत होती थी, वो हम, और या हमको वो आते थे। तो एक बार मैं वहाँ बैठा होता तो मेरे कुलीग को मैंने देखा वहाँ पे कुछ लोग गाँव के लोग आके बैठे हुए हैं। मतलब देखिए, आजकल का ज़माना एक बहुत बदल गया है। आजकल भगवान भला करे, बिकॉज़ ऑफ ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट ना, आजकल सब जगह लोग बराबर हो गए कि हुँ। अगर आप किसी गाँव में भी जाएँगे तो लड़के-लड़कियाँ सेम कपड़े पहनते हैं। बिकॉज़ अब हवा सभी को बराबर लगती है। लेकिन आज से 20-25 साल पहले ना गाँव वाले डिफरेंट बेचारे कंडीशन, डिफरेंट, वो हाँ, हाँ, बेचारे जो हाँ। छोटे शहर के हैं ना, वो उनके पास में इतना मॉडर्न चीज़ हो, तो उनके आपको कपड़ों से मालूम चल जाएगा कि ये लोग यहाँ के नहीं है। करेक्ट है। दिल्ली वाले नहीं है, ये हाँ, बाहर के हाँ। कहीं दूर दूर देहात के लोग आए हुए हैं। तो वो देहाती टाइप आके बैठे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा जी ये कौन है, क्या कर रहा है, कि कोई आया है, ये यूपी से आया हुआ है। हुँ, वो ये कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे यूपी में गुमनामी बाबा बना हुआ था। तो मैंने उसको, जो दिल्ली में गालियाँ माँ बहन की देते, मैंने कहा पागल वाले पंते की बात कर रहा है। वापस कहाँ से आ जाएगा फैज़ाबाद के अंदर ही। तो इनको भगाओ यहाँ से। तो उनको भगा दिया गाली देकर। हुँ, तो आई हैड दैट काइंड ऑफ क्लोज़ माइंड। हुँ, हमने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करके मैं अकेला नहीं था, उसमें और लोग भी थे। उसके हुँ। जो हेड थे वो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट थे, बुजुर्ग भी थे और हाँ, सीनियर थे। हाँ, उन्होंने हाँ। फ़ॉरेन में काम किया था, बीबीसी वगैरह में। हाँ, सितांशु दास जी, नेताजी पे किताब लिखी थी, उनकी बायोग्राफी वो भी मिल जाती है। और उनका संबंध था, बंगाली थे, नेताजी के साथ उन्होंने देखा था बचपन में उनको। तो एक कंक्लूजन निकला हुँ, कि ये प्लेन काशी खानी ठीक नहीं है, और ये हिंदुस्तान टाइम्स पे आपने इन्हें कंक्लूजन ड्रॉ करा हम लोगों ने। तो जब कंक्लूजन ड्रॉ हुआ तो उन्होंने मुखर्जी कमीशन में गवाही के लिए बुलाया हमारे को कि आप गवाही दो। अब मेरे लिए बड़ा अजीब है, मैं मिडिल क्लास वाला, हाँ, हाँ, लोअर हाँ। मिडिल क्लास का आदमी हूँ। टेस्टिफाई। तो हम लोग भैया बचपन में पढ़ते थे कि साहब गांधी जी के मरने पे कमीशन बैठा था, सुभाष बोस का कमीशन बैठा था, ये कहानी है ना। आज सुभाष बोस का कमीशन बैठा, हमें गवाही के लिए बुला रहे हैं। गवाही जैसे भी हो, लेकिन लगा हाँ, कि बट पार्ट ऑफ इट, हाँ, यू हाँ। बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हुँ, ना दिस इज वेरी, दिस इज वेरी ग्रेटिफाइंग, स्पेशली फॉर समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम वेरी लो मिडिल क्लास काइंड करेक्ट, ऑफ करेक्ट, बैकग्राउंड। करेक्ट, करेक्ट। तो जब ये हुआ, फिर मैं वहाँ गया हुँ। विज्ञान भवन में इंक्वायरी, तो वो देखा प्रणब मुखर्जी बैठे वहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? प्रणब मुखर्जी गवाह नंबर 48, मैं गवाह नंबर 50। अच्छा, हाँ, क्रेज़ी। रिकॉर्ड है यार, मैं हाँ, आपको हाँ, नहीं हाँ, बोल रहा हाँ, हूँ। हाँ। प्रणब बाबू 48 नंबर, मैं 50 नंबर, हाँ। 51 नंबर कुंवर नटवर सिंह जी। हुँ, तो हमारी गवाही इकट्ठी हुई है। लेने बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ, नटवर सिंह बैठे, बीच में मेरे जैसा कीड़ा बैठा हुआ है। तो फिर मैंने जब देखा प्रणब बाबू की हालत खराब, प्रणब बाबू का मुंह लाल हो रखा, बिल्कुल घबरा रखे, हाथ कांप रहे थे उनके वहाँ पे कमीशन के सामने। आई सॉ विद माय ओन आइज देयर, वाओ! इट वाज वेरी थिंग, मैं कि आदमी घबरा क्यों रहा है, हुँ। एंड हु केयर्स, देयर वाज नो मीडिया, नथिंग, आई करेक्ट, मीन करेक्ट, नोबडी वाज करेक्ट। बॉदर्ड, क्लोज्ड हियरिंग, हाँ, हाँ, हाँ। नोबडी, इट वाज, यू कुड कम बट नोबडी वाज बॉदर्ड अबाउट दिस हुँ, केस। हुँ। एंड बस 2-4 लोग, एक नेताजी की भतीजी बैठी थी बॉम्बे से आके, बाकी कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे कुछ लोग थे करके, क्योंकि एक नेताजी का एक भाई वो बॉम्बे में सेटल हो गया था हुँ। आपके, तो नागपुर बॉम्बे में। तो ये बिजनेसमैन थे वहाँ पे। हाँ, तो स्टोरी, तो हाँ। वो उन्होंने आके, फिर मैं, तो बाद में जब ये कमीशन में गवाही की मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन गवाही देने के बाद में वो कहते हैं ना, इट बिगिंस टू सिंक इन मी आफ्टर सम टाइम, कि ये इतनी बड़ी बात हम लोगों ने कंक्लूड कर दी कि वो नहीं मरे। देन द ओनली थिंग, ऑब्वियस थिंग व्हिच वाज देयर, एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि वो रशिया में थे, सुवेतु ने। ऑस्ट्रेलिया ने उनको मरवा दिया पंडित जी के कहने पे। तो ये अच्छा। बात हर्ट करनी शुरू कर दी, या इतने बड़ा फ्रीडम फाइटर, इतनी बड़ी घटना और इतना बुरा हो जाए हमारे साथ में, तो बड़ा गलत बात है। तो ये तो एब्सोल्युटली हॉरिफाइंग। सो आई बिकेम वेरी डेस्परेट एंड बिकेम, इन अ सेंस दैट आई देन आई व्हाट डिड, कि मैं करूँ क्या, मैं तो कोई हूँ नहीं, मैं कोई बीट भी कवर नहीं करता, करेक्ट। डेस्क जर्नलिस्ट हूँ। हुँ, तो मैं ये क्या करता, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे मिला, मैं तुक्के मारे मैंने, मैं इसको पहले ही बोल चुका, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो आज के दिन में फट्टे मार सकता हूँ, हुँ, और लोग फट्टे मान भी लेंगे कि बहुत बड़ी रिसर्च करी थी। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने फट्टे मारे थे, हुँ, तुक्के मारा, तुक्का मेरा ठीक लगा निशान, तुक्के मैंने अकलबंदी से मारे, तुक्का मैंने ये मारा कि मैं अगर आपसे मिला, हुँ। आप मेरे जानने वाले हैं, आप हिंदुस्तान टाइम में नौकरी करते हैं, लेकिन आप गृह मंत्रालय की बीट पर हैं, अच्छा। आप विदेश मंत्रालय की बीट पे हो, हुँ, तो मैं आपसे पूछूंगा, यार आपको पता है कोई नेताजी के बारे में कुछ करके, यार बात करना किसी सेक्रेटरी से ऊपर से, क्योंकि हमको पता है इन्फॉर्मेशन तो यहाँ होती है। तो मैं ऐसे ना, मैंने तुक्के लेने शुरू कर दिया, और धीरे 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 मेरे को ऐसे इनपुट मिलने शुरू हो गए लोगों से। हाँ यार, मैंने बात की थी किसी उससे, सेक्रेटरी से, वो कह रहा यार ये कलेश है इस केस में, अच्छा। तो ऐसे कि इस पे प्रॉब्लम है, इस केस में, इसमें हुँ, कुछ देयर इज अ प्रॉब्लम। ये मुझे बात, इनपुट मुझे मिलने शुरू हो गए, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा इनपुट ऐसा था नहीं कि जिससे कोई ग्राउंड ब्रेक हो जाए हुँ, कुछ हुँ, करके ऐसा, हुँ, लेकिन बट दिस समथिंग सीरियस अबाउट दिस केस, ये बात मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने मुझे, कोई इंटेलिजेंस में था, हुँ। वो यहाँ था वहाँ था, बताई मुझे करके, ठीक है।
तब मुझे किसने बताया, मेरा एक जाने वाला था जो गृह मंत्रालय का वर्क करता है, उसने कहा मेरा फ़ोन टैप होता है, तुझे अच्छा। जो बात करनी है मुझसे फ़ोन के बाहर किया कर। ओह! कहता हमारा फ़ोन टैप करते हैं, हुँ, जो कहता पत्रकार गृह मंत्रालय की बीट पे उसके फ़ोन टैप होते हैं। तो ये तो एनी हाउ, तो ये मैंने लोगों से बातचीत की और लोगों से बातचीत की, गवर्नमेंट तो ये लगा कि इसमें कुछ लफड़ा है इस केस में। हुँ, कुछ आईबी के लोगों से बातचीत की। देन हुआ क्या कि मैं आई वाज शूटिंग इन द डार्क, हुँ, आई हैव नो अदर एक्सप्रेशन, एंड मेरा तुक्के से निशाना ठीक लग गया। हुँ, आई वाज एबल टू कनेक्ट विद समबडी हुँ। हु वाज कनेक्टेड टू somebody on the अच्छा, top, हाँ, हाँ, हाँ। somebody who had seen the files। हुँ, और वहाँ से उन्होंने मुझे पढ़ के वहाँ से मुझे बताना शुरू किया, ठीक है, कि ये केस है बड़ा खतरनाक, हुँ, ये लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों हुँ, के अंदर की सिर के ऊपर से निकल जाएगा। ये पॉलिटिकल डिसीजन गवर्नमेंट को लेना कि कब खोलना है, हुँ, तो इसमें काफ़ी लोग फंसने वाले हैं इसके अंदर, एंड इट इज़ ठीक है। हुँ, अब उसमें जैसे बात हुई कि वो सवाल पूछा कि अंकल ये क्या आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में अखबारों में, मतलब कुछ नहीं है अखबारों में, हमारे पास बहुत रिकॉर्ड पड़े हैं गवर्नमेंट के, सर डिसमिस कर दिया, बेकार है, कुछ नहीं है इसमें, हुँ, हमारे पास बहुत माल पड़ा हुआ है। हाँ, तो कह रहा है ये क्या, इसमें वो मर गए थे प्लेन क्रैश में? उसने आंसर दिया, वो जो हाँ, हाँ, जो भी मेरा था भी तो कॉन्टेक्ट, हाँ। डीप थ्रोट जो भी कह लो हाँ, हाँ, करके हाँ, हो हाँ, कि हाँ, हाँ। कह रहा है वो इतना इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर, तुम उसे क्यों मार रहे हो? उसने उसको उल्टा एलिगेशन लगा दिया, कह रहा तू क्यों मार रहा है उसको, हुँ, हुँ, इतने बड़े फ्रीडम फाइटर को? कहता वो तो रशिया निकल रूस निकल गया था, वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, रूस निकल गए थे। चलो अब यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, रूस में थी बात, और भी लोग बोलते थे उसने उसने करते करते फिर ये क्या नाम है, देन उसने एकदम से टोन चेंज कर दिया, हुँ। वी वर इन टच विद हिम अंटिल 1985, अच्छा, so the government of India was in touch with this man till 85. इन सोवियत यूनियन, He, व्हेन ही वाज़ इन no, he सोवियत didn't यूनियन। specify any place. He said we were in अच्छा, touch with him until 1985, and he the indication, no indication was in India. It was not Russia. अच्छा, The indication was India without specifying any place. And then he said कि हमारे पास में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के मिनट्स तक पड़े हुए आफ्टर मीटिंग सुभाष बोस, ठीक है। उसके ओह! अलावा 4-5 बातें और बोली जो मैं कैमरे यू में कांट से ऑन आई कांट कैमरा, से, हाँ, हाँ, हाँ। बट तबड़ी। आप बोल रहे हो कि आफ्टर रशिया ही केम बैक टू इंडिया देयर सम। वर सम बिट्स एंड पीसेस, वो तो हुँ, मैं हुँ, आज बोल रहा हूँ सुबह, मैं कह रहा हुँ, हूँ जब मुझे तब बोला गया तो मेरा दिमाग घूम गया। अब हाँ, उसने कुछ और नहीं बोला, बोला 85 तो गवर्नमेंट टच में थी, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स हैं। अच्छा, इन इंडिया। रूस वाला भी था लेकिन हुँ, कुछ और भी है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन अच्छा, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। हुँ, तो मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने ये क्या बोल रहा है बैठ हुँ, करके। तो वो मैं तब मुझे याद आया करते करते कि मुझे किसने लिखा था अपने हिंदुस्तान टाइम्स में कि नेताजी वाज विद अस टिल 85, तो 85 से मैंने पकड़ लिया। हाँ, Then I called up this guy. So it turns out this person on the other end, his name is Dr. Indranil. He is still Dr. Indranil Banerjee. So I asked Indranil, who is you called? He said, I wrote because my father asked me. This father is Dr. Privat Banerjee, who हुँ, is now no more. हुँ, I spoke to Dr. Saab. So he was like a normal doctor, very sophisticated person. So he told me this is the Gumnami Baba story. अच्छा, And I'm telling you about that. And I found that man to be very credible, the way he spoke and all that. हाँ, So, हाँ, and then I went because the commission also went. और वो दिन है और आज का दिन है, मैंने इस केस को, मैंने फिर मेरे साथ में चंद्रचूड़ घोष जुड़ गया और भी लोग जुड़े, शांतन था, विशाल, बाकी श्रीजीत, हर आदमी ने अपने तरीके से केस को ऑब्जर्व किया है, ढूंढा है। और भी बहुत लोग हैं, मेरे मेरे दोस्त जानने वाले पूरी दुनिया बैठे हैं, हाँ, बट यस, हाँ, अमेरिका में भी हाँ, है, हाँ, हर जगह है, ठीक है। तो हर जगह तो उन्होंने अपनी तरीके से इसको ऑब्जर्व किया, ढूंढा, लोगों से बातचीत करी, हुँ, ठीक है ना, कि आप गुमनामी बाबा को जानते थे लेकिन आपका लड़का अभी अमेरिका में रहता है, हाँ, तो उससे बात हुई, हाँ, तो उसका झूठ बोलने का मोटिव क्या है, करेक्ट, इंसेंटिव क्या है? हाँ, इंसेंटिव क्या, वो तो अमेरिकन सिटीजन है आज के हुँ, दिन में, हुँ, ही डजंट केयर हूट अबाउट व्हाट यू थिंक, करेक्ट, एंड ही इज आल्सो नॉट मेकिंग पब्लिक स्टेटमेंट, ही इज सेइंग, टेलिंग इन प्राइवेट। ओके, सो लाइकवाइज मल्टीपल पीपल, नॉट जस्ट मी, चंद्रचूड़ मैंने मिलके किताब लिखी, वो अलग कहानी है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसका प्राइवेट लेवल पे इसको इंक्वायर करवाया, बातचीत करी, बहुत लोगों ने, हुँ, ठीक है, बहुत से लोग हैं, कईयों का नाम लूंगा आपका दिमाग घूम जाएगा, बहुत से लोग। तो ये करके और उसमें करके उस दिन के बाद से आज तक मुझे सारे इनपुट मिले हैं। द स्टोरी, द थर्ड एंगल जो निकल के आ रहा है कि ये फैजाबाद में जो कहानी आती है कि अयोध्या में सुबह एक बाबा मारा था जिसका नाम लोगों ने गुमनामी बाबा बाद में डिक्लेयर कर दिया, हुँ, वो सुभाष बोस है, ये 100% करेक्ट कहानी है। अच्छा, सो नो प्लेन क्रैश, रशिया में थे हाँ, लेकिन रशिया में मारा नहीं है, अच्छा, ही केम बैक टू ही इंडिया। वॉज नॉट अ प्रिजनर, हुँ, एटलीस्ट नॉट एट द लेटर स्टेज, एंड ही वॉज अलाउड टू गो, एंड ही केम हियर, ही वॉज हियर, एंड ही टू कीप गोइंग बैक टू रशिया, अच्छा, बैक एंड फोर्थ, back and forth, हाँ, but he was in multiple places in UP because he was very close to the Nepalese border. वो सारा का सारा यहाँ पे था और he was there, और वो
कहानी ये है। सो दैट इज़ अ कंक्लूजन। उसके बाद से मैंने ही साल 2004-5 में एक फ्रेमवर्क रेडी किया कि नेताजी की डेथ पे 3 थ्योरियाँ हैं, प्लेन क्रैश, रशियन एंगल और गुलामी बाबा। तो आज के दिन में जो लोग मुझे गाली देते हैं वो भी मेरा फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं कि ये 3 थ्योरी हैं। भैया वो थोड़ी लेकर आया ना, आप तो बात करते थे नहीं गुलामी बाबा की, वो तो किसी डेड हो चुका था। तो मेरा ही फ्रेमवर्क मुझको गाली दे रहा है, कह रहा है ये पागलत बोल रहा है। तो फ्रेमवर्क तो अपना निकालना पहले। तो ये 3 में से ये कहानी सच है। इसका मतलब गुमनामी बाबा इसका वाली। मतलब ये कहानी अब जो है कम से कम हमारे टाइम पे आ जाती है। इट इज़ नो लॉन्गर अ स्टोरी ऑफ आवर ग्रैंडफादर्स टाइम। इट्स वेरी रीसेंट। पीपल हु मेट हिम आर वेरी मच अलाइव टुडे। And हाँ, it happened- 85, right? So, 85 is हाँ, not that far not for that far, lot of हाँ, people, okay? correct. So the people who met him, some of them are in their late 50s right now, okay? So ये चीज़ है, तो ये That's the crux of it, basically. that's it. Let- And this is the most astounding thing you can have. Who would have imagined? हाँ, हाँ, Who हाँ, could have imagined कि नेताजी जिसको 45 में कहते हैं मर गया या रूस से मार दिया, आखिर 30 में years बाबा वाली later. बात कोई मानने को तैयार नहीं है, वो बाबा सुभाष चंद्र बोस है। Okay, Anuj, thank you so much. Thank you very much. Thank you so Thank much you for for- coming. for- on thank you for short inviting me. notice. Yeah, Yes. thank you so kind. All right. Yeah.